आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी का स्वागत है। कमेंट सेक्शन थोड़ा सा जो है इम्प्रॉपर चल रहा है, रुकिए एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब सब सही है, चलिए शुरू करते हैं जी आज की कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम तैयार हैं। सबसे पहले बताएं, यहाँ तक जितनी क्लासेस आपको दी गई हैं, क्या आपने सारा डेटा अच्छे से जो है तैयार कर लिया है? अपडेट में कुछ हो सकता है, बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा हो। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तैयार हैं। आज एक बेहतरीन चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको सीख के। थोड़ा सा बोरिंग होगा बट इम्पोर्टेंट होगा पेपर के हिसाब से। रुकिए जरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे खुशनुमा, बहुत बढ़िया जी। चलो शुरू करते हैं। डाउट सेक्शन आपके पास है, आप चाहे मुझे डाउट भेजें, चाहे आप आस्क का डाउट फीचर से अनअकैडमी से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। देखिए आज भी आपकी दो ही क्लासेस चलेंगी हिस्ट्री की, 10 से 12 बजे चलेगी, 1 से लेकर 3 चलेगी, उसके बाद 4 से लेकर 6 बायो है, और उसके बाद 6:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास है। आज भी आपका सेम ही चलेगा। कल 5 जनवरी है, 5 जनवरी से आपकी जो 1 से 3 वाली क्लास है ये बन जाएगी ज्योग्राफी की, 4 से 6 वाली जो क्लास वो बन जाएगी केमिस्ट्री की, और सुबह वाली क्लास आपकी हिस्ट्री रहेगी। बायो की क्लास या तो मैं रात को डालूंगा या फिर मैं जो है सैटरडे को क्लास लूंगा। सैटरडे को आपकी ज्योग्राफी केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है जी। जी हाँ, कल बायो 1 ही घंटा चली थी क्लास आपकी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए अब हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है, एक तो एंशिएंट हमारा बचा है, एंशिएंट हिस्ट्री बचा है हमारा, और इसके अलावा हमारे मॉडर्न के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जिन टॉपिक्स में मेनली जो है हमारे वॉर्स आते हैं, जैसे एंग्लो मराठा वॉर हो गए या फिर एंग्लो सिख वॉर हो गए, सब वॉर्स वगैरह कवर होते हैं, छोटे 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 कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आज मैं आपके साथ एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ। इन टॉपिक्स को हम साथ साथ आराम आराम से करते रहेंगे, क्योंकि आज अपने पास 2 सेशन है, तो बहुत ही बढ़िया पोर्शन अपना कवर हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। एक फ्लो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और ये जो पोर्शन है हम साथ साथ आराम आराम से कवर करते रहेंगे। कोई पेज वेज छोड़ने की नीड नहीं है। आपको अपने नोट्स किसी को जाकर बेचने तो है नहीं कि हम पेज छोड़े, ऐसा करें वैसा करें, तो पेज वेज कुछ नहीं छोड़ना। सिंपली आप एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करें, एंड में हमेशा की तरह जैसे टॉपिक्स में आपको लिखवाता हूँ वैसे मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ। मॉडर्न खत्म नहीं हुआ है, तो ये जो सवाल है आपके, आपको नहीं लगता ये बिना बात वाले सवाल है? जब मैंने कहा है कि ये टॉपिक्स आपको एंड में कराए जाएंगे, तो क्या मॉडर्न खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑब्वियस बात है। देखो आप 5वीं क्लास में नहीं, इतना आपको समझ होनी चाहिए। और कोहिनूर अगर आपको कहा गया है तो आपको पढ़ाया जाएगा, सवाल इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि आपके पेट में दर्द होगा इसे बिना पढ़े, तो कोहिनूर भी आपको पढ़ाया जाएगा। कोई खास इससे सवाल लेकिन नहीं बनता, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक जमाना होगा जब आपने सोचा होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ या करती हूँ। आपने YouTube सर्च करा होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। आपने कहा होगा ठीक है, आप बाजार गए होंगे, एक साथ आपने एनसीईआरटी जो उठा ली होगी। आपने गलती क्या करी थी? आपने गलती करी होगी, आपने 6ठी की एनसीईआरटी पकड़ ली, और 6th की एनसीईआरटी जो शुरू होती है वो होती है एंशिएंट से। और भाई साहब, पेज नंबर 10 तक जाते जाते आपका दम जो है वहीं पे निकल गया होगा कि भाई क्या लिखा है इसमें, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। चावल आ गया, कहीं बड़ा सा दांत की फोटो आ गई, और पढ़ते पढ़ते फाइनली आपने जो है इस प्लान को साइड कर दिया। ये ताकत है एंशिएंट की, यानी एंशिएंट इतनी बोरिंग चीज है कि वो मतलब आपकी हिम्मत तोड़ सकती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एंशिएंट को थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ाऊं, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो पेपर पूछता है। क्योंकि यहाँ से देखिए हमारे पास इतिहास की बहुत कम डेटा है, बिकॉज ये न जाने कब से कब तक का समय है। तो एंशिएंट से बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल कुछ नहीं बनते, सीधा फैक्चुअल सवाल बनते हैं। हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है जी। चलो अब फोकस करें। आप अपने नोट्स में हेडिंग डाल सकते हैं, एंशिएंट इंडिया। आज आपके कमेंट्स के आंसर मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। हाउ मच इट टेक्स टू कवर एंशिएंट? राघव, इट टेक्स व्हाट? मुझे बताए। टाइम, एनर्जी, पेशेंस, ताकत, शक्ति, क्या चीज? एंशिएंट इंडिया की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो भी आपका होगा अलॉट ही इसका आंसर होगा, आप अपने हिसाब से फिट कर लेना, ठीक है जी। अब पूरे तरीके आप इधर फोकस करेंगे। डाउट सेक्शन में आपका बंद कर रहा हूँ। अगर आप अभी भी मैसेज लगातार करते रहेंगे तो उस केस में मुझे आपका चैट बॉक्स भी ऑफ करना होगा, ठीक है जी। अब जो भी मुझसे मॉडर्न की बात पूछेगा, तो मॉडर्न आपकी खत्म हो चुकी है, मॉडर्न के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप जिंदगी जिए, ठीक है। अरे मेरे भाई, एक तो तुम लोग लेट आते हो, उसके बाद तुम सेम सवाल 50 बार पूछते हो। मॉडर्न के लिए कोई पेज नहीं छोड़ना, मॉडर्न अभी खत्म नहीं हुई है। आप अभी के लिए एंशिएंट इंडिया हेडिंग डाल के शुरू करें, ठीक है जी। अरे भैया शुरू करें, पक्की बात। चलो अब कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, स्क्रीन पे फोकस करें। देखिए एंशिएंट इंडिया की अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये कहां से शुरू हुआ है किसी को नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कहां से शुरू हुआ है। इतिहास हमें क्या पता कहां से शुरू हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि समय जैसे जैसे बीता, धीरे धीरे हमारे दिमाग का डेवलपमेंट होने लगा, और एक जमाना आया जब हम पत्थर से जो है वाकिफ हुए।
पत्थर से वाकिफ होने के बाद हम धीरे-धीरे जो है मेटल से वाकिफ हुए। हमने यहाँ पर कॉपर को देखा और करते-करते धीरे-धीरे हम जो है अपनी डायनेस्टीज़ बनाते चले गए और यहाँ पर एक बार मगध नाम का किंगडम बना। उसके बाद और समय आगे बीता, यहाँ पे हर्षवर्धन जी आए। उसके बाद और समय बीता, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आए और उसके बाद हमने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पढ़ी। यहाँ से लेकर इससे आगे का पोर्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यानी ये जो अब टॉपिक एंशिएंट इंडिया है, इसके अंदर हम ना जाने कब से लेकर हम हर्षवर्धन जी की कहानी तक पढ़ेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन जी का जो समय है उसके ठीक बाद मोहम्मद बिन कासिम आता है भारत में और ये पोर्शन हम मिडीवल हिस्ट्री के अंदर कवर कर चुके हैं। यानी एंशिएंट का जो मतलब है वो होता है ना जाने कब से, लमसम सन 700 के आसपास। अब ये 700 का 600 भी हो सकता है, 700 का 750 हो सकता है, इसका मतलब 590 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ पे जाकर एंशिएंट खत्म और मॉडर्न मिडीवल शुरू हुआ। बट हाँ, लमसम ये 6th और 7th और 8th सेंचुरी वाला जो समय है, इस समय हम मिडीवल की बात करते हैं, तो हम जनरली जो है सन 600 से सन 700 के बीच में कोई भी नंबर आप पकड़ सकते हैं। उससे उसमें हम कहते हैं कि हम एंशिएंट इंडिया से मिडीवल इंडिया की तरफ आगे बढ़ गए। ठीक उसी तरीके से मिडीवल से मॉडर्न में बढ़ने का कोई समय नहीं है। कोई 1707 को मानता है, कोई 1857 को मानता है, कोई कुछ मान सकता है, कुछ मान सकता है। इट डज नॉट मैटर। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? चल, फोकस थोड़ा ज्यादा करना होगा बिकॉज ये पोर्शन बोरिंग है और इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना होगा कि इसका बहुत कम डिटेल अवेलेबल है मेरे पास, इतिहासकारों के पास और आपके पास, बिकॉज ये चीजें वो है जो किसी ने बताई नहीं है। ये ऐसा नहीं हुआ कि कोई जाने से पहले किताब लिख गया और उसे पढ़ के मैंने आपको पढ़ा दिया। ये ऐसा है जो बस हमने कहीं ना कहीं हमें प्रतीत हुआ है कि ऐसा हुआ होगा, उससे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डेवलप करी है और स्टिल इस पे बहुत सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी डिटेलिंग एक्सपेक्ट आप मत करिएगा जैसे मॉडर्न या मिडिवल में होती है, बिकॉज सिंपली डिटेल्स अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है जी, चलो चलते हैं जी आगे। अब थोड़ी सी मैंने आपकी मदद करने की कोशिश करी है क्योंकि अब पेपर आपके सर पे है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मदद मैं आपके लिए कर देता हूँ। वो मदद क्या है अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। एक बार कंफर्म करें आप सभी को, स्क्रीन पर एंशिएंट इंडिया लिखा हुआ दिखा है क्या? थोड़ा सा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से। मैंने पूरे नोट्स तो आपके लिए नहीं बनाए बिकॉज इट इज सिंपली इम्पॉसिबल, बट मैंने काम करा है, कुछ चीजें मैंने आपके लिए इसमें डाल दी है और इसी के ऊपर मैं आपके लिए डिटेलिंग लिखते चलूंगा जिससे कि आपके नोट्स थोड़े से प्रॉपर बन जाए। ठीक है, थोड़ी सी झलक दे देता हूँ किस तरीके आज का सेशन चलेगा। हम एंशिएंट इंडिया की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है जी, और इसके बाद जो है आपका हम इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो एंशिएंट इंडिया है वो किस किस तरीके चलता है। जैसे आप इधर देखते हैं तो पहले हम प्री हिस्टोरिक, फिर प्रोटो हिस्टोरिक और फिर हिस्टोरिक की बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक के अंदर 3 चीजें पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन में अब इस तरीके से तोड़ देंगे। फिर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है इसे मैं अगले पेज पे लेके गया बिकॉज मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं था। तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हमने 3 हिस्सों में तोड़ा है और उसके बाद एंशिएंट को हमने ऐसे महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उसमें फिर मगध की बात होती है, थोड़ी सी मौर्य की बात होती है, मौर्य के बाद की बात होती है, गुप्ता की बात होती है, हर्षवर्धन की बात होती है और उसके बाद फाइनली आप जानते हैं कि इसके बाद हमारा जो है मॉडर्न मिडिवल शुरू हो जाता है। तो मिडिवल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में, चौहान्स के बारे में सब हम पढ़ चुके हैं और इस तरीके पूरी कहानी आपके आगे की तरफ चलती है। ठीक है, ये जो पोर्शन आपका ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, चोल पांड्यास वाला, ये पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा और बाकी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, चलो कुछ इस तरीके चीजें चलती है। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? ठीक है, अब उसके बाद मैंने बहुत सारे डेटा आपके लिए ऐड कर दिए हैं, टाइप वाइप कर करा के अपनी तरफ से, जो जो मेरे बस की था, मीजोलिथिक ये वो, क्योंकि ये बोरिंग पोर्शन है तो इसे लिखने में आपका जनरली समय ही खराब होता है। तो काफी सारा पोर्शन मैंने आपके लिए इसमें खुद ऐड कर दिया है। सुबह 5 बजे मैं उठ गया था, 5 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक मैंने यही काम करा है और आपके सामने जो मेरी मेहनत है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए जैसे जितने भी देखिए ये नदियों के नाम है, ये पेपर पूछता है, मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। इसके अलावा 1-2 चीजें मैंने और ऐड करी है, जैसे माउंट ऑफ द डेड वाला सवाल पूछता है, ये मैंने ऐड कर दिया है। गेटवे सिटी अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन क्या पता आगे कभी पूछ ले, तो ये जो है मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करी है। जैसे ये बहुत बार सवाल पूछता है कि हड़प्पा जो है कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है, किसने इसकी डिस्कवरी करी है, मोहनजोदारो कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है, कब डिस्कवरी हुई, तो पूरा डेटा मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। ठीक है जी, चलो ये अभी तक पिछले किसी भी बैच में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी बैच में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आज सुबह ही मैंने करा है। तो मतलब इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये कुछ नया है, मतलब ये सुपर प्लैटिनम से बढ़कर कुछ छोटी सी मेहनत है जो आपके लिए करेगी। ठीक है जी, शुरू करें दोस्तों। अब आप पूरे तरीके स्क्रीन पे फोकस करेंगे। यहाँ से आपको मैं 2 रास्ते देता हूँ। पहला रास्ता कहता है कि आप जो है अपने नोट्स खुद बनाएंगे जैसे आप बनाते चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा रास्ता कहता है कि आप अपने नोट्स ना बना के जो पीडीएफ है इसे ईमानदारी से अच्छे से रीड करेंगे मल्टीपल टाइम्स। अब ये आपके ऊपर है जी, आप क्या करना पसंद करेंगे। मैं पर्सनली इस पॉइंट पर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऐसे हैं जो कि अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में आप अपने नोट्स बनाएं।
बट अगर आपका पेपर अप्रैल या मई में है तो उस केस में आप पीडीएफ से मल्टीपल टाइम्स रीड करें। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलो चले दोस्तों, जिनके बने हुए उनकी किस्मत बढ़िया है, हिमांशी किस्मत क्या, मेहनत बढ़िया है, वो एंजॉय करें और नया डेटा ऐड करें, ठीक है। अब आप पूरे तरीके स्क्रीन पे फोकस करेंगे, अब आप पूरे तरीके स्क्रीन पे फोकस करेंगे। एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमें नहीं पता है कहाँ से शुरू होता है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है ये कहाँ से शुरू होता है, बस ये शुरू होता है कहीं से। हमें नहीं पता डायनासोर थे नहीं थे, साइंस हमें कहती है हमें पता है, बट हिस्ट्री के हिसाब से हमें कुछ खास नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। सिर्फ हमें फॉसिल्स जो होते हैं उसके माध्यम से पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है जी। अरे भैया, आप कमेंट सेक्शन बंद कर दो और पढ़ाई कर लो, क्योंकि फोटोओं को दिमाग में उतारने के बाद ही सिलेक्शन होगा। ये तो पीडीएफ है, अपडेट सेक्शन में भी मिल जाएगी, यहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा अब है, यानी तैयारी मेन चीज है, कंटेंट कोई मेन चीज नहीं है। तो 200 रुपए की किताब बाजार से जाओगे, उसमें सब लिखा होगा, मेन ये है कि वो दिमाग तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो नोट्स को देख के खुश मत हो, खुश तब होना जब सवाल बने, मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ, है ना। चलो, एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं। शुरुआत होगी वहां से जिसके बारे में सिर्फ फॉसिल्स पता है, फॉसिल्स का ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर की बात मैं आपसे करता हूँ। तो जो डायनासोर है, क्या उसने जाने से पहले कोई किताब लिखी होगी कि मेरा भाई है वो उड़ता है लेकिन मैं उड़ नहीं पाता, मैं पानी में चलता हूँ, मेरे मुंह में आग है, वो बैठा सामने एक नाग है? ऐसा तो कुछ भी नहीं करा होगा। यानी जो डायनासोर वाला टाइम होगा उसमें सिर्फ हमारे पास फॉसिल्स थे, और ये जो फॉसिल्स हैं इसके माध्यम से हमने बस इंटरप्रेट करा है कैसे चीजें चली होगी, ठीक है। यानी इस पोर्शन को अगर मैं कैटेगराइज करता हूं आपके लिए, तो इस पोर्शन को हम रखते हैं किसमें, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है, यानी जिसके बारे में हमें कुछ खास नॉलेज नहीं है। हमें हमारे पास फॉसिल्स वगैरह तो है, बट कुछ लिखा हुआ हमारे पास उसके बारे में नहीं है, समझ गए जी। ऐसा नहीं है उस जमाने में किसने लिखा होगा कि अरे आज मैंने पत्थर को रगड़ के आग बनाई, मजा ही आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस हमने इंटरप्रेट करा है कि हाँ ऐसा कुछ, क्या पता हुआ हो, आग बनी होगी तो ऐसा कुछ हुआ होगा, सब हमने जो है अपनी तरफ से इंटरप्रेट करा, ठीक है। धीरे धीरे जब दिमाग इन लोगों का तेज होने लगेगा तो ये आगे की तरफ प्रोटो हिस्टोरिक की तरफ बढ़ जाएंगे, और वहां पे पढ़ाई लिखाई होने लगेगी। इसलिए इन्हें सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि सिविलाइज्ड हो गए लोग, जो है सभ्य होने लग गए, इन्हें आपस में कनेक्शन डेवलप करना आ गया कि मैं एक इंसान हूं, वो एक इंसान है, तो ओवरऑल हम एक सोसाइटी की तरह यहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद और समय आगे बीता तो वैदिक एज आ गई। वैदिक एज का इतना बड़ा इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वो पूरे तरीके इंस्पायर्ड वैदिक एज से है। यानी आज जो भी आप अपने धर्म में करते हैं वो आज का कुछ भी नहीं है, उनमें से अधिकतर चीजें जो है आज से लमसम 3000-4000 साल पुरानी चीजें। तो वैदिक एज जो है, भले ही सुनने में आपको लगता है 4000 साल पहले कुछ होगी, बट आपके कर्म को छोड़ के जितनी आप धार्मिक चीजें करते हैं, अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये जो है न जाने कभी कुछ हुआ होगा, उसी चीज को एग्जैक्टली आप फॉलो करते आ रहे हैं। इसके बाद और समय आगे बीतता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री आती है, जिसके अंदर हम अलग अलग चीजों की पढ़ाई करेंगे जैसे जैसे हमें समय मिलेगा, ठीक है जी। चलो, अब आप पूरे तरीके स्क्रीन पे फोकस करेंगे। देखिए, एंशिएंट इंडिया जो है अच्छा, एक आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आज के नोट्स कैसे बनेंगे, आज के नोट्स कैसे बनेंगे, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा, है ना। आपको ये बात समझनी होगी कि इन चीजों के नोट्स बनाना पेचीदा है, इसी वजह से तो मैंने आपको नोट्स दिए। आपसे मेहनत ना कराने के लिए मैंने आपके लिए मेहनत कर दी। अब अगर आप भी सेम मेहनत करोगे तो फिर मेरी मेहनत का क्या फायदा। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो मैं आपके लिए इस तरीके स्लाइड्स आज क्रिएट करूंगा कि सिंपली पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना। मान लेते हैं आपको नोट्स बनाने हैं, तो उस पीडीएफ को आप क्या करना, डाउनलोड करके उसे एक तरफ से दूसरी तरफ तक लिख लेना। समझ गए बात को। चलो, टैब बेटा एंड में ओपन करा जाएगा आपके लिए। एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूं, शुरुआत हम करते हैं कहां से, प्री हिस्ट्री से। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो हमारा है, इसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स तो हमारे पास अवेलेबल है, बट कुछ भी रिटर्न हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ये ऑब्वियस सी बात है कि फॉसिल्स हमारे पास है लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। और प्री हिस्ट्री के अंदर ही आता है क्या, स्टोन एज। यानी सबसे पहले तो पाषाण युग था, यानी जहाँ पे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तब कोई कॉपर या ब्रास, डायमंड, ये सब चीजें हमें नहीं पता थी। हमारे आसपास से पत्थर ही पत्थर थे, और हमने उस पत्थर का इस्तेमाल करके जो है अपना जीवन यापन शुरू करा था, ठीक है जी। अब स्टोन जो शब्द है, ये स्टोन एज जो है, ये भी हमने 3 हिस्सों में तोड़ा है। आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें हवा होती है, हम तभी उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो हमारी जमीन है जिसपे हम खड़े बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, इसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि लिथो का मतलब होता है स्टोन। तो यानी स्टोन एज जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, वहां पर हिंट के तौर पे आपको लिथिक शब्द लिखा हुआ दिखेगा। यानी चाहे आप पैलियोलिथिक की बात करते हैं, चाहे आप मीजोलिथिक की बात करते हैं, चाहे आप नियोलिथिक की बात करते हैं, ये तीनों की तीनों कैटेगरीज जो है स्टोन एज का हिस्सा है। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या मीजोलिथिक, तीनों के तीनों जो है एक ही आप कहेंगे स्टोन एज के 3 हमने हिस्से करे, ठीक है जी। देखिए, पी से होता है पहला, पी से होता है पुराना, ये जो है मीडियम पुराना है, मीडियम। न से होता है नया, ये याद करने का तरीका है। यानी अगर आपसे कोई कहता है इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है, तो पैलियोलिथिक सबसे पुराना है, सबसे पुराना जमाना हो गया। मीजोलिथिक हो गया जो कि मीडियम लेवल का हो गया। नियोलिथिक का मतलब हो गया नया,
ठीक है, नियो शब्द आज भी नए के लिए इस्तेमाल करा जाता है। आप कभी भी देखेंगे कुछ भी चीज नई आती है तो उसके आगे नियो वर्ड लगा दिया जाता है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड नियो वी करके एक फोन आया था, तो उसमें नियो लगाने का मतलब था कि गैलेक्सी ग्रैंड का भी नया वर्जन आ चुका है। तो नियो शब्द जहां पे भी आप देखेंगे वो नए को डिनोट जनरली करता है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक के बाद नियोलिथिक आएगा और उसके बाद हम प्री हिस्ट्री में से निकलकर आगे की तरफ हो सकता है कॉपर एज वगैरह की तरफ हम पड़ जाए। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी पैलियोलिथिक कहां से शुरू हुआ हमें नहीं पता। हमें नहीं पता ये कब शुरू हुआ, कब से ये पत्थर के साथ हम डील कर रहे हैं, और लमसम लमसम अगर आप अंदाजे के तौर पे चलते हैं तो 8000 बीसी के आसपास तक जाएगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी ये लमसम लमसम जो आगे की तरफ जाएगा ये कहां तक जाएगा? 8000 बीसी के आसपास तक जाएगा। 8000 बीसी के बाद ये खत्म होगा, खत्म होने के बाद ये मीसोलिथिक की तरफ चल पड़ेगा, मीसोलिथिक के बाद ये नियोलिथिक की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखाऊंगा। देखिए आज का जो सेशन है ना, ये समझने वाला सेशन, आप इसे नोट करके कुछ हासिल नहीं करेंगे क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है जो मतलब समझ में आएगा तभी काम बनेगा, वरना आप कितना ही लिख लो, आप लिख के दूसरी बुक बना लोगे और कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा साइज जो है सेम रहता है आपका, 16:9 रेशियो चलता है और लैंडस्केप मोड में 16:9 है, तो आप प्रिंट निकालो तो उसे ये दो बातें बता देना, मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। ठीक है, 16:9 का रेशियो रखता हूं मैं और बाकी लैंडस्केप मोड आपके सामने है। चलो देखो, कहानी भी लिखी हुई है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। मुद्दे की बात क्या है? स्टोन एज बोला जाता है, स्टोन एज 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, एक पैलियोलिथिक, एक मीसोलिथिक, एक नियोलिथिक। नियो का मतलब नया स्टोन, मीसो का मतलब मिडिल या मीडियम, पैलियो का मतलब पुराना। यानी ओल्ड स्टोन एज का दूसरा नाम पैलियोलिथिक है, मिडिल स्टोन एज का दूसरा नाम मीसोलिथिक है, न्यू स्टोन एज का दूसरा नाम नियोलिथिक है। सीक्वेंस की बात करेंगे, सबसे पुराना, उससे नया, उससे नया। ये तीनों स्टोन एज की 3 कैटेगरीज है। आगे चलते हैं, समझने की हम कोशिश करते हैं। पैलियोलिथिक एज ना जाने कब से चलती आ रही है। अब यहाँ पर लिखा 5 लाख बीसी, ये 5 लाख जो नंबर पे मैं पहुंचा हूं, ये नंबर है जब से माना जाता है इंसान इस दुनिया में है। माना जाता है ह्यूमंस इस दुनिया में 5 लाख साल पहले आ गए थे। और 5 लाख साल पहले अगर कोई आया, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो 5 लाख मान लेते हैं यहाँ पर है, तो उससे अगर हम आज यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, तो हमने जो खेती वगैरह शुरू करी है वो लमसम लमसम हमने खेती शुरू करी है, आप कहेंगे आज से 8000 साल पहले। बहुत जल्दी कर दी होगी, 8000 मान लो, 10,000 मान लो, ऐसा कुछ मान लो। यहाँ पर जाके हमने फार्मिंग वगैरह शुरू करी। यानी इससे पहले पूरा का पूरा जो समय है, हम मेनली जो है दूसरे एनिमल्स की हंटिंग करके अपना जीवन यापन करते थे। यानी जो फार्मिंग, हम जितनी बातें करते हैं, वेज, वेजिटेरियन, वीगन, नॉन वेज, जो भी बातें हम करते हैं बेसिकली, ये आज की बातें हैं, पिछले 10,000, 8,000, 6,000 साल पुरानी बातें हैं। उससे पहले हम सब जैसे बाकी पशु होते हैं, हंटिंग वगैरह करके जीवन बिताते हैं। प्राइमरीली हम उसी तरीके अपने जीवन बिताते थे। समझ गए बात को? इसलिए पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्योर वेज जैसा कुछ नहीं होता है, प्योर वेज जैसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए हम जो भी है, हम अपने इतिहास की वजह से, और हमारा इतिहास जो है वो नॉनवेज से जुड़ा, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हमारी बॉडी को अगर नॉनवेज सूट ना कराना होता ऊपर वाले ने, तो हमारी बॉडी वैसे बनाता ही ना हो कि हमें वो सूट कर जाए। जैसे कि हमारी बॉडी सेल्यूलोज के लिए तैयार नहीं, ये ऊपर वाले ने हमें बनाया है। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो सब कुछ ऊपर वाले ने करा है। हर पत्ता हिलता है तो ऊपर वाले की मर्जी से हिलता है। तो अगर उसने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है तो वो ऐसा बनाना चाहता होगा। अब आप कहोगे नहीं सर, ये तो सिविलाइजेशन से पहले की बातें हैं। यानी हम सिविलाइज्ड तब हुए हैं जब हमने जो है नॉनवेज का सहारा छोड़ के वेज की तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल सही, लेकिन ह्यूमन तो आप पहले के थे। तो ह्यूमन इंसान आप पहले के थे, इंसानियत आपकी अब जागी है। तो नेवर एंडिंग डिबेट है वेज वर्सेस नॉनवेज का, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप खाते हैं तो बढ़िया, नहीं खाते तो बढ़िया। दिस इज टोटली योर पर्सनल चॉइस। ना ही आप किसी और को रोकेंगे और ना ही आप किसी और के कहने से खाएंगे। मतलब मुद्दे की बात यह है कि आप खाते हो तो भी बहुत बढ़िया, नहीं खाते तो भी बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अपने को सिर्फ एक चीज देखनी कि एसएससी निकलेगा नहीं निकलेगा, बाकी सारी बातें फालतू। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए। 5 लाख वाला पॉइंट मैंने इसलिए समझाया जिससे कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आप जो है गेन अप कर ले। ठीक है जी, 5 लाख बीसी से ये 9,000 बीसी तक जाता है। सर 9,000 बीसी तक कैसे जाता है? आपने तो 8,000 लिखा था। क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? क्या वहां पे कोई लिख के गया होगा, अरे बस देख लो यार 8,000 हो गया अब तो मैं जा रहा हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 7.5 पढ़ोगे वो भी सही है, 8.5 पढ़ोगे वो भी सही है, 9.25 पढ़ोगे वो भी सही है, कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, यानी ना जाने कब से लमसम 8,000 9,000 बीसी तक जो है पैलियोलिथिक एज चला है। और पैलियोलिथिक को भी हम 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं। सबसे पहला हो गया, इसमें भी अर्लियर, मिडल, अपर, वही सेम सेम कहानी हो गई, वही बकवास मैं और एक्सपेंड करे जा रहा हूँ कि इसमें भी 3 हिस्से कर दो। जो सबसे पुराना हो गया, फिर उसके बाद वाला हो गया, फिर उसके बाद वाला हो गया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लिथिक एज है तो यहाँ पर जो भी चीजें बनी होंगी सब स्टोन की बनी होंगी। सब चीजें जो है स्टोन की बनी होगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना? सब चीजें जो है पत्थर की ही बनी होंगी। अब इसके अंदर देखो क्या है कि जैसे जैसे आप यहाँ से आगे की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा जो है चीजें अपडेट होती चलेंगी। जैसे हमारे फोन अपडेट होते हैं, पहले एंड्रॉइड 2.3 आता था, उससे पहले 2.2 आता था। धीरे धीरे आज आप देखोगे ना जाने इस समय कोई ओरियो करके आ गया होगा, उसके बाद भी कुछ ना कुछ आ गया होगा। बहुत सारे ना जाने क्या क्या आ गया होगा। तो मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ इस चीज को लेकर, 10-11 चल रहा होगा, है ना? तो धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं। ऐसे ही हमारा जो इतिहास है वो भी अपडेट होता था।
तो अर्ली आया, उसके बाद मिडल आया, थोड़ा-सा और बढ़िया चीज़ें बनी, उसके बाद जो है अपर आ गया, यानी अपर का मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया। क्या बात को आप समझ पा रही हैं? अब इन सब चीज़ों के प्रूफ वगैरह हमें कहाँ से मिले? जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि सोन वैली या सोंड वैली जो है कहाँ पर है? आपसे पूछ सकता है सोन वैली या सोहन वैली कहाँ पर है? तो ये जो है आपको देखने को मिलेगी पंजाब में। इस तरीके का सवाल बनता है, ठीक है जी? अब आपसे पूछेगा बेलन वैली कहाँ पर है? तो आप कहेंगे जी यूपी के अंदर है। इस तरीके के सवाल पूछता है। नर्मदा वैली कहाँ है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। समझ पा रहे हैं क्या कहानी है? तुंगभद्र कहाँ पर है? तुंगभद्र आपका जो है, यानी मुद्दे की बात ये है कि वो जो नदी आज जैसे हम एक नदी के नाम से जानते हैं, वो एक समय में वहाँ पे लोग रहते होंगे, जैसे आज यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उस इलाके का नाम आपको सिंपली बताना होगा। जैसे कोई आपसे पूछेगा भीमबेटका कहाँ पर है? ये तो सवाल पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको भोपाल के पास देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। ये तो पेपर का सवाल है ना, तो पेपर ऐसे ही सवाल आपसे पूछता है। यही सवाल रिपीट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। अब देखो ये सब चीज़ें मैं अगर आपको लिखवाऊँगा बैठ के तो आपका टाइम खराब करूँगा। क्योंकि अपने को देखो ये जो तैयारी होती है ना, बड़ी डायनामिक चीज़ होती है। यही पेपर अपना होता मान लेते हैं अगले दिसंबर में, तो मुझ तरीके पढ़ते। अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो सिलेबस को छोटा कर देते हैं, मैं उनमें से तो हूँ नहीं। तो दूसरा क्या हमें क्या करना होगा, सेम सिलेबस को अगर कम टाइम में पूरा करना है तो मुझे मेहनत अलग से करनी होगी। तो जिससे कि आपका टाइम बच सके, बस हम वो करेंगे अब आने वाले समय में कि आपके लिए मैं कंटेंट इधर से तैयार करता रहूँगा, अपनी टीम से कराता रहूँगा। बदले में आपको कहूँगा जी लिखने में समय मत खराब करो, बस सीख लो मेरी क्लास में आके। अपना पीडीएफ से पढ़ लिया, बाकी समय मैथ्स-वैथ्स कर लिया। ठीक है जी? यहाँ तक आप समझ गए जी? सर सोंड वैली पंजाब में पॉसिबल है ये सवाल एक बार बेटा दोबारा लिखें आप, आपका सवाल जो है समझ नहीं आया। क्लाइमेट चेंज सिग्निफाइज कि जो लिविंग कंडीशंस वो पहले से ज़्यूस बेहतर होती गई और धीरे-धीरे हम जो है अपना जीवन प्रॉपर्ली जीने लगे। यानी हम हमारा क्लाइमेट हमें खुद शिफ्ट कर चुका है। एक आप कहेंगे बंदर प्रजाति से इंसानी इंसानी रूप में आने के लिए खुद हमें जो है वो एक तरीके से पुश कर रहा है। समझ पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल अमित। थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहे हैं जी। ये कर्नाटक वाला हिस्सा हो गया बेटा। तुंगभद्र जो है कर्नाटक वाला हिस्सा हो गया ना। चलो आगे चलें। देखिए ये सोन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सोहन है, सोहन वैली है। सेम नाम की 2 चीज़ें हो सकती है, वही गोमती वाला एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा। चलें दोस्तों आगे, चलो। ये कुछ फैंसी बातें हैं, इनकी बात हम बाद में करते रहेंगे आराम से। अभी आते हैं इस पे, मेसोलिथिक एज की हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। आपकी जो पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जब आप इस पीडीएफ को खोलेंगे, तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा, उसके बाद आपको ये दिखेगा, ठीक है जी? उसके बाद आपको ये दिखेगा, उसके बाद ये आपको टेबल से दिखेगी। टेबल दिखने के बाद ये जो कहानी है वो शुरू हो जाएगी, उसमें सबसे पहले पैलियोलिथिक का डिस्कशन दिखेगा, उसके बाद जो है आपको फोटोज़ दिखेंगी, इनका डिस्कशन थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब आते हैं मेसोलिथिक की तरफ। देखिए मेसोलिथिक अपने आप में कुछ नहीं है, पैलियोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ जब हम गए थे, तो ये जो शिफ्ट हमारा है, ये जो शिफ्ट वाला बीच का समय है यही मेसोलिथिक है। ऑब्वियस सी बात है। जैसे प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी जो हमारा चाइल्डहुड है और एडल्टहुड है उसके बीच का फेज़ है। तो इसी तरीके मेसोलिथिक अपने आप में कुछ नहीं है अभी भी यहाँ पे पत्थर बस पहले से छोटे और बेहतर हो चुके हैं और ये नियोलिथिक की तरफ हमें पुश करने जा रहे हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बेटा वो एक बच्चा पूछ रहा है विदाउट एनोटेशन डाउनलोड करें। मुझे बताओ बेटा बंगाली फिर मेरा लिखने का क्या फ़ायदा होगा? मैं ठंड में जेबों में हाथ डाल लेता हूँ। ये मैं जो गोले मार रहा हूँ यहाँ बैठ के इतनी देर से, ये इसलिए मार रहा हूँ जिससे कि आप उसे समझ पाओ, वरना सोंड के ऊपर सोहन मैं क्यों लिख रहा हूँ, है ना? ये आप ही के लिए लिखे जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। मेसोलिथिक एज जो है ये 9000 बीसी से 6000 बीसी तक चलेगी। क्या ये 6000 फिक्स है? क्या ये 5500 नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या ये 4000 नहीं हो सकता? अरे सब हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये एक रेंज है बस हर किताब अपनी-अपनी कहानी कहती है। आप किसी भी रेंज को पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है जी? पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का समय है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी? अब पेपर आपसे यहाँ से क्या सवाल पूछ सकता है? जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जो आदमगढ़ है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? एमपी में देखने को मिलता है। ये वो पहले 2 इलाके हैं बगौर और आदमगढ़, जहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिला था? डोमेस्टिकेशन देखने को मिला था। देखो पहले जो पशु होता था हम उसे पकड़ के खा लेते थे। धीरे-धीरे हमें समझ आ गई था यार पशु तो अच्छी चीज़ है, इसे पालने की कोशिश करते हैं। तो हमने धीरे-धीरे क्या करा पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये 2 इलाके ऐसे हैं हमारे जहाँ पर हमने पशु-पालन अपना शुरू करा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? नहीं बेटा इस पीडीएफ में फुल एंशिएंट नहीं होगी, ठीक है? इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। समय लगता है कंटेंट को बनाने में। ऐसा सेंटा क्लॉज 25 दिसंबर को मुझे देके नहीं गया था पीडीएफ है ना, तो 4-5 घंटे में लगा के पूरी एंशिएंट आपके लिए नहीं बना पाया हूँ। आदमगढ़ और बगौर जो नाम की जगह है, यहाँ पर आपको डोमेस्टिकेशन के प्रूफ मिलते हैं, ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। ये पेपर का सवाल आपसे पूछता था पीपल ऑफ पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एजेस प्रैक्टिस पेंटिंग। अब आपसे पेपर ये सवाल पूछ चुका है बहुत बार भीमबेटका किस लिए जाना जाता है? तो क्या पेंटिंग के लिए जाना जाता है? और इसके अलावा केव्स के लिए जाना जाता है। ये पेपर आपसे कई बार पूछ चुका है और ये सवाल यहीं से बना है, ठीक है जी? फटाफट समझे। इसके अलावा कुछ डेटा मैं आपके लिए अपने पास से ऐड करूँगा, जैसे कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये एक जगह है यूपी में प्रतापगढ़ पड़ती है, शायद आपने सुना होगा वहां पे सराई नहार जगह है प्रतापगढ़,
यूपी। यहां पर आपको पहला एविडेंस मिला था ह्यूमन स्केलेटन का। ठीक है जी, फटाफट नोट करें जी। नोट नहीं करना, मतलब सिर्फ चीजों को समझ लेना। ये जो है मेनली भारत की कहानी है, ये जो है भारत की कहानी। ठीक है जी। स्केलेटन का मतलब कंकाल। देखिए कंकाल जो मिले हैं हमें मेनली, वो कहाँ से मिले? हमें जो इंडस वैली वाला समय वहां से मिले। आज हमें ये चीजें फॉर ग्रांटेड लगती है कि अरे बायो लैब में गए, कंकाल वहां बैठा हुआ, पेच पेच उस पे कसे हुए, ठीक है, क्या हाल है तेरे, चश्मा पहना दिया उसे अपना। ये आज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को, बिकॉज आज धक्के खा रहे हैं लिटरली। आप मतलब ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन उस जमाने में जब पहली बार कोई ऐसी चीज दिखी तो बड़ी बात है। तो इसी वजह से पेपर ऐसे सवाल आपसे कई बार पूछ लेता है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यहाँ पर क्या हुआ था जी, जो मीसोलिथिक एज है, यहाँ पर जो पत्थर का साइज वो पहले से छोटा हो गया था। और छोटे पत्थर का मतलब ये है कि आप बहुत बढ़िया से उस काम को कर पाते हैं। जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास पेंसिल है। अब पेंसिल की नोक अगर शार्प नहीं है तो क्या मैं बढ़िया से लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा। तो पेंसिल की नोक अगर शार्प है तो मैं बेहतरीन काम कर पाऊंगा। तो यहाँ पर वही हुआ कि जो पत्थर, बड़े पत्थर थे, उन्हें छोटे करते गए, और छोटे पत्थर से बेहतर काम हो सकता था। मान लेते किसी का मांस काटना है ना, तो वो सब काम जो है आसानी से हो सकते थे। ठीक है। मीसोलिथिक एज के बारे में आपको इस पेज पे 3-4-5 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात जो नीले रंग से मैंने लिखा है। दूसरी बात भीमबेटका कहाँ पर है। तीसरी बात भीमबेटका किन 2 चीजों के लिए जाना जाता है। चौथे नंबर पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के प्रूफ कहाँ से मिले थे। 5वें नंबर पे ये दोनों साइट्स आपको कहाँ देखने को मिलती है। क्या इतनी बातें आप समझ चुके हैं? इतनी ही बातें काम की है, बाकी सारी बातें फालतू है, उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल बड़ा होगा हिमांशु, बिल्कुल काफी बड़ा। चले दोस्तों आगे आते हैं फाइनल नियोलिथिक की तरफ। अब नियोलिथिक जो देखिए है, ये 6000 से लेकर 1800 लिखा हुआ है। क्या मैं 1800 की जगह यहाँ पे 2500 भी लिख सकता हूँ? क्या मैं 6000 की जगह 4000 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, है ना। द पीपल ऑफ दिस एज आर करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। बहुत छोटे, बहुत ही बारीक पत्थर हो चुके हैं, बहुत ही बारीक पत्थर हो चुके हैं, और उससे बेहतरीन तरीके आप कुछ भी काम कर सकते हो। यानी पत्थर जो है बहुत ही छोटे साइज के हो चुके हैं, और यहाँ पर जाके एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। एग्रीकल्चर की शुरुआत फाइनली यहाँ पर होती है, जिसे हम प्रॉपर एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक छोटी सी फसल लगा दी, वो एग्रीकल्चर हो गया, नहीं। एज अ होल हम अपनी सोसाइटी में एग्रीकल्चर को शुरू कर चुके हैं। भले ही वो सोसाइटी अभी बनी है नहीं बनी है, वो चीजें जो है यहाँ पर हुई। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैं आपको जब नंबर्स की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ करीब 6000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर शुरू करा है। हम उसे 8000 साल भी कह सकते हैं, 7000 साल भी कह सकते हैं, और कुछ भी नंबर यहाँ पे चल सकता है। ठीक है जी। एग्जाम में डेट्स नहीं पूछी जाती होंगी, बिल्कुल एग्जाम में डेट्स नहीं पूछी जाती। अगर पूछी जाएगी तो बहुत ही दूर दूर ऑप्शन देगा, और इससे शायद ही कभी कोई सवाल बना होगा। ठीक है जी। सिमिलर तरीके बोर्ड जैसे यहाँ पे चल रहा है वैसे वहां पे चल रहा है, लेकिन हम इस पे फोकस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रुका। नमस्कार। यानी एग्रीकल्चर स्टार्ट होने का मतलब है कि अगर आज से मैं 10,000 साल पहले किसी से फोन पे बात अभी करता हूँ, तो उनसे मैं कहूंगा अरे एग्रीकल्चर बताओ क्या होता है, तो कहेंगे हमें क्या पता एग्रीकल्चर क्या होता है। तो मैंने कहा तुम खाना कैसे खाते हो? अभी पकड़ा है वैसे, जा रहा था तो जानवर पकड़ के अभी उसे पका रहे हैं, आओ जरा। मैंने कहा अभी नहीं आ रहा, देखो अभी मैं बिजी हूँ, जरा बच्चों का पेपर है अप्रैल में। कुछ ऐसी कहानी चलेगी। ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी इस तरीके चीजें चलेगी। अब मन में सवाल आता है ना कि वाई इंडिया, भारत में ही ऐसा क्यों हुआ? ये कुछ वैसा सवाल है जैसे कि मान लो आज से पहले आदिवासी कोई इंसान बैठा हो, वो सोचे कि पहाड़ के इधर की तरफ मैं रह रहा हूँ, और क्या इसका इधर पूरा प्रॉपर जीवन होगा? गुड मॉर्निंग। पहाड़ के पीछे भी हो सकता है कुछ लोग रहते हो, इनका भी इधर प्रॉपर जीवन है, लेकिन इन्होंने कभी आपस में बात नहीं करी होगी, बिकॉज तब इतना आसान थोड़ी था जाना इधर से उधर। समझ पा रहे हैं बात को? इधर से उधर जाना इतना आसान थोड़ी होगा। अरे भैया आपस में कम बात करो यार, देखो मैं 1 मिनट में सबको कलम कर दूंगा, वहीं पे खेला खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। इधर आ जाओ, ठीक है। यानी ये जो इंसान है आपस में इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, बिकॉज पहले की तरह अब की तरह पहले जीवन इतना कनेक्टेड नहीं था। ठीक है जी, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे भारत के अंदर यहाँ पर एक सिविलाइजेशन आगे जाके बनेगी, उसी तरीके चाइना में भी एक सिविलाइजेशन बनेगी जिसे हुआंगहो सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके जो ईरान वाला इलाका है वहां पे भी एक सिविलाइजेशन बनेगी जो कि टाइग्रिस या टिग्रिस नदी के किनारे होगी। तो यानी अकेला भारत ऐसा नहीं है जहां पर ये कमाल हो गया, ये सब जगह कमाल हुआ, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिस देश में हम रहते हैं। यानी हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे इजिप्ट के लोगों से जैसे तरुण लिख रहे हैं, वहां से इजिप्ट के सवाल बनते होंगे। तो हुआ कई जगह, बट हमने जो है यहाँ यहाँ का स्टडी करना है, बिकॉज हमसे यहाँ का पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं? यानी अब नियोलिथिक एज जो है ये बिल्कुल अपडेटेड है। इसके प्रूफ आपको कहीं जगह मिलेंगे एग्रीकल्चर के, जैसे कि आप बात करते हैं बार्ले, वीट, कॉटन, ये सब जो है हमने उगाना शुरू कर दिया है। माना जाता है कॉटन सबसे पहले भारत में ही उगा था, ऐसा माना जाता है। अब बाकी ये मानने वाली बातें हैं। कुछ बार्ले क्या होता है आपको पता ही होगा, जौ होता है, ये गेहूं होता है, ये गेहूं हो गया अपना, और एक कपास हो गया। ठीक है, जौ सुना होगा आपने।
जी हाँ, बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं जी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? सबसे पहला जो प्रूफ मिलता है हमें राइस कल्टीवेशन का, वो मिलता है कोल्डी हवा नाम की जगह है, ये इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद आप जानते हैं यूपी में। अब आप कहेंगे नहीं सर ये तो प्रयागराज है। बस यही करते रह जाना तुम, फालतू बातें, मुद्दे की बात मत सीखना। ये आपको यूपी में सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है राइस कल्टीवेशन का फर्स्ट एविडेंस। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्की बात। अब जैसे ये आप देखेंगे तो ये जो बुरजा होम है या बुर्ज होम जो जगह है, ये आपको जम्मू कश्मीर वाले इलाके में मिलती है, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर पहली बार मतलब ये था कि जो इंसान को दफनाया जाएगा उसी के साथ कुत्ते को भी उसके दफना दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसे जो है अगर इंसान को दफनाया जाएगा तो उसके बेचारा कुत्ता भी कहेगा क्या यार कुत्ते वाली जिंदगी है मेरी। यानी अगर उसे दफनाया जाएगा तो उसका जो डॉग होगा उसे भी साथ में दफनाया जाएगा। इसका प्रूफ क्या था कि जो फॉसिल है दोनों के, मैन प्लस डॉग फॉसिल एक साथ मिला है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पेपर यही सब सवाल पूछता है। पेपर इधर उधर की कोई खास बातें नहीं करता। अब देखो एक सवाल है जिंदा, क्या सवाल है मुझे बताओ, कैसे पता लगेगा अभी? मुझे कैसे बताओ, मुझे कैसे पता लगेगा? कोई सवाल है यार, ये बताओ, कमाल कर रहे हैं। देखिए क्या यहां तक आप समझ में, मैन प्लस डॉग का जो फॉसिल है ये आपको देखने को मिलता है बुर्जा होम वाले इलाके में। क्या यहाँ तक ऑल गुड है जी? कंफर्म करें। धीरे धीरे समय आगे बीता, अब स्टोन से जो है ये शिफ्ट करने लगे हैं कॉपर की तरफ, यानी मेटल की तरफ शिफ्ट करने लगे। ठीक है जी। अब देखिए एक चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। एक जमाना था जब बटन वाले फोन आते थे। अब वो बटन वाले फोन रिप्लेस हो गए हैं, और वो फोन रिप्लेस किससे हो गए जी? ये रिप्लेस हो गए टच स्क्रीन वाले फोन से। बट क्या ये रिप्लेसमेंट एक ही दिन में हुआ है? एक दिन में तो नहीं हुआ। इसमें तो कई साल लग गए हमें। और आज भी आप देखोगे कुछ लोग अभी बटन वाले फोन का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर लोग लेकिन टच वाले फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके जो स्टोन एज थी, तो स्टोन के साथ-साथ हमने यहाँ पे कॉपर का भी इस्तेमाल धीरे-धीरे शुरू कर दिया, और स्टोन के साथ-साथ कॉपर का, दोनों का इस्तेमाल होने लगा। यानी अब कॉपर भी इंट्रोड्यूस हो गया। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? स्टोन खत्म नहीं हुआ, स्टोन का इस्तेमाल तो हम आज भी करते हैं। आपका हमारा जो मकान है वो आज भी पत्थर से ही बना है ना? तो स्टोन का इस्तेमाल तो आज भी होता है। कोई पत्थर से ना मारे, सुना होगा आपने। तो पत्थर का इस्तेमाल आज भी करा जा रहा है, लेकिन पत्थर के साथ अब और चीजों का इस्तेमाल होने लग गया, जैसे कि कॉपर वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पे शुरू हो गया। और कॉपर के इस्तेमाल के साथ साथ क्या हुआ, अब कॉपर के इस्तेमाल के ठीक बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे किस तरफ? हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड में क्या फर्क है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले बताएं यहाँ तक आप जिंदा है? ये पोर्शन बहुत बोरिंग पोर्शन है। अगर आपको लग रहा है सर आप इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ा रहे, अब मेरे कहने से एक बार कुछ और जगह भी जरूर ट्राई करना, फिर आप समझ जाओगे कि जिस लेवल पे, जिस तरीके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट वी गॉट। क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल अवेलेबल है ही नहीं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें, है ना? नाम तो नहीं रख सकता, किसी कुत्ते का नाम तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि नाम है ही नहीं। क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, आगे चले। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। एक सेकंड रुकिए, टी कर देते हैं इसे। चलो आगे चले। यहाँ तक और गुड है। अब ये और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कैल्कोलिथिक कल्चर भी इसे कहा जाता है। ये आपको कई किताबें कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, कई किताबें कहेंगे ऐसा कुछ है। मैंने आपके लिए एडिशनल डेटा ऐड करा थोड़ा सा ज्यादा, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाए। कुछ नहीं है। कोई कहता है जी बताओ कौन सा मेटल सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था? कॉपर का इस्तेमाल हुआ था। और नियोलिथिक एज जब खत्म हुई थी तो वहां पे कैल्कोलिथिक एज शुरू हो गई थी, और इसमें कॉपर का इस्तेमाल आपने करा था। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब इस पीरियड को आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट पीरियड है नहीं है, क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल होने लग गया था। ठीक है जी। चलो, ये मालवा वेयर मेरे हिसाब से हल्का सा आप ध्यान में रखो, और इसके अलावा तो मुझे इस पेज पे कुछ खास फैंसी नहीं है। बाकी ये और ध्यान रख सकते हो कि कैल्कोलिथिक एज में ही जो पेंटेड पॉटरी है इसका भी इस्तेमाल करा जाने लगा था। आज अगर कभी आप घड़ा खरीदने जाते हैं तो घड़े के ऊपर हल्की सी पेंटिंग कर रखी होती है, बढ़िया सी सिंपल पेंटिंग होती है। घड़ा भी तुम्हें 20 रुपए में चाहिए तो सिंपल पेंटिंग मिलेगी। तो वो जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, चीजों को सुंदर बनाने के लिए जो है उस पर कुछ बना दिया जाए, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है जी। ये मालवा वेयर, देखिए वेयर जो यहाँ पर शब्द है बेसिकली बर्तन या किसी एसोसिएटेड चीज के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है जी। मालवा तो जगह हो गई ना, मालवा जगह हो गई, वेयर मतलब वो चीज हो गई। ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं जी। कंफर्म करें यहाँ तक ऑल गुड है। अब आप देखेंगे तो मैंने ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया, बिकॉज आपको लिखना नहीं पड़ा वो सब, और आपके लिए डेटा भी आपके पास आ गया। ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे जो बोरिंग पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे क्या, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं अब इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले एक मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मैप मैंने एनसीईआरटी से आपके लिए ऐड करा है। ये एक सजेशन है मेरा आपके लिए कि आप भी जब पढ़ाई करें एनसीईआरटी के मैप ही यूज करें। रैंडम मैप्स आप नेट से ना उठाएं, सब गलत सलत मैप होते हैं, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। ब्लर है, देखो क्या बात है हुए। पहले तुम चाइनीज भाषा में बोलते थे, अब तुम हिंदी में बोलते हो।
लेकिन लग रहा है मैं चाइनीज में बोलने लगा हूँ, क्योंकि शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है एक बार। नहीं, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना जी। चलो थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब ये गिलगित वाला इलाका आप जानते हैं, कारगिल लेह आप जानते हैं, श्रीनगर आप जानते हैं, शिमला आप जानते हैं, चंडीगढ़ आप जानते हैं, इनमें कोई तकलीफ तो नहीं है आपको। ये सब इलाके आपने कभी ना कभी जीवन में सुने होंगे। लखनऊ सुना होगा, पटना सुना होगा, वाराणसी सुना होगा, मिर्जापुर की गद्दी तो आपने सुनी ही होगी, है ना जी। कोटा भी आपको पता होगा। क्या आपको प्रतापगढ़ कहाँ गया, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। और देखिए जरा, इसमें सारे सिंपल ही नाम है, कुछ चटपटे नाम नहीं है। कुछ तो मैंने ऐड करे थे आपके लिए। पंचमढ़ी अभी आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। भोपाल वैसे पता होगा आपको। सिंपल ही है, इसमें तो कुछ भी खास फैंसी नहीं है। ठीक है जी, चलो। क्या यहां तक आप बात समझ पाए? अभी तक आपको इतना ही पता होना चाहिए जितना मैंने बताया है। यहां से अब डिटेलिंग ऐड होती चलेगी। ठीक है जी। वो आपको जियो से भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। ठीक है जी, चले दोस्तों आगे। चलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब मैं शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट, नॉट द अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट, नॉट दी अर्लीस्ट। क्योंकि जैसे भारत में ये बनी थी, ऐसे और भी जगह बनी होगी। जैसे मेसोपोटामिया वाला जो इलाका है, ईरान इराक वाला जो इलाका है, वहां पे भी डेवलप हुई होगी। ऐसे इजिप्ट में भी डेवलप हुई होगी, चाइना में भी डेवलप हुई होगी। तो माना जाता है जो 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, उनमें से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे पुरानी कौन सी है? देखो, ऐसे तो है नहीं कि उस समय बैठ के देख रहा होगा कि अरे यार यहाँ पर जनता जो है आपस में अच्छे से दोस्ती कर रही है, तो इसे सिविलाइजेशन कह दो, उसे मत कहो। ऐसा तो कुछ भी नहीं। यानी ये तो बस कहने की बातें हैं कि ये ज्यादा पुरानी, वो ज्यादा पुरानी, फिक्स कुछ भी नहीं। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पाए? अब धीरे धीरे हम यहाँ से सिविलाइज्ड होने लगेंगे। यानी अभी भी हम क्या करेंगे, अब चीजों को हम लिखने लगेंगे। अब लिखा हुआ समझ में आए या ना आए, ये बात की बात है। हम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, है ना। अब मान लेते हैं मैंने आपको ये कहा, मान लेते हैं, तो आप कहोगे जी ये क्या कहा है? मैं कहूंगा मैं क्यों बताऊं, और मैं ये कह के जो है मैं कहीं चला गया। अब समस्या हो गई ना कि मैं तो कह गया, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या कहा, और यही समस्या की जड़ है सारी की सारी। मैं कह गया, अब आपको लगता है तोता, लेकिन क्या पता हो एक खोता, है ना। पंजाबी भाषा में खोते का मतलब होता है गधा। अब वो तो डिपेंड करता है ना क्या है, वो तो मैं कह गया और मैं चला गया। यानी बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हैं, लेकिन हम उसे डिकोड नहीं कर पा रहे कि वो क्या है। समझ पा रहे हैं बात को? पक्की बात ना। चलो फोकस करते हैं। अब ये सिविलाइजेशन जो है ये आपकी शुरू होती है 2600 से 1900 बीसी, लमसम जो है अपनी आप कहेंगे साढ़े 750 साल के आसपास चलती है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, कुछ बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोग जो है अब न जाने कब से सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को मानते हैं। बहुत सारे लोग इस देश में हिंदू हैं, है ना। बहुत सारे लोग इस देश में हिंदू हैं। तो इसका मतलब हमें बाय डिफॉल्ट जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा होगा, या फिर जब मान लेते हैं 1905 का बंगाल अलग हो रहा होगा, या जब उससे पहले फॉर एग्जांपल हम भीम वन जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे सोमनाथ मंदिर को, तो मंदिर तो थे, ये तो मानते हो आप। अब मंदिर होंगे तो ये धर्म भी होगा। अब ये धर्म की नॉलेज आई है वेदों से, तो इसका मतलब वैदिक सिविलाइजेशन का ज्ञान तो हमें शुरू से एंड तक था। वैदिक सिविलाइजेशन खत्म हुई ही नहीं कभी, तो कोई खास टेंशन की बात हुई नहीं। भले ही थोड़ी सी कम हो गई हो, ज्यादा हो गई हो, बट वैदिक सिविलाइजेशन का ज्ञान तो हमें तब से अब तक लगातार है। बट हम ऐसा माना करते थे 1920s तक कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो भारत की है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। फिर पता लगा कि नहीं, इससे पहले भी एक सिविलाइजेशन आके जा चुकी है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी अगर आप आज देखते हो, इतिहास के पन्नों को पलटते हो, तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगी और चली जाएगी। उसके बाद कुछ समय कोई सिविलाइजेशन नहीं होगी, फिर वैदिक सिविलाइजेशन आएगी, और उसके बाद से हम यहाँ तक आ जाएंगे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी ये दिमाग में ध्यान रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ज्यादा पुरानी है वैदिक सिविलाइजेशन से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लमसम 2500 बीसी से 1750 बीसी तक की सिविलाइजेशन चली। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अब हमें लगता था कि ये 1921 तक हमें लगता था कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो है वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि शुरू हुई है 1500 बीसी में। पंकज जाने से पहले हम बात करेंगे बेटा डिटेल में, आप बताएं किस तरीके आपको गाइडेंस चाहिए। क्या बात को समझ पा रहे हैं? यानी हमें लगता था सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो 1500 बीसी में आई थी, जिसका नाम था वैदिक सिविलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आज मैं यहाँ पे हूँ सन 2022 में। देखिए सन 2022 एडी है, और इससे पहले अगर आप जाते हैं तो बीच में जीरो पड़ता है कहीं पे। जीरो से आप और पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कहीं 1 होगा, फिर यहाँ कहीं 2 होगा, इस तरीके की गिनती पीछे जाती जाएगी, और एक यहाँ पर तारीख आएगी जो होगी 1500। तो मैं इसे कहूंगा 1500 बीसी। तो 1500 बीसी और 2000 में जो फर्क है वो 3500 का है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो 3500 ईयर्स का फर्क है, 2000 का या 1500 का फर्क नहीं है। क्योंकि वो जीरो से 1500 साल पहले की बात है, ये जीरो से 2000 साल बाद की बात है। समझ पा रहे हैं? और अगर आप इससे भी पहले जाएंगे, अब यहाँ पर एक सिविलाइजेशन चालू होगी जो कि वैदिक सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूसली चलती हुई आ रही है हमारे पास, अभी आगे भी जाएगी। बट इससे पहले भी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, बाद में पता लगा सन 1750 से
और पीछे आप जाओगे, यहाँ पर करीब 2500 तक जाओगे, तो यहाँ पर भी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसका अंत हो गया था यहाँ पर, और उसके बाद बीच में कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। ये बात जो हमें पता लगी है कि अच्छा ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन थी, ये हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है सन 1921 में। 1921 में ऐसा क्या हुआ है वो आपको आगे चल के बताया जाएगा। दिस नंबर लाइन इज नॉट टू स्केल, ये स्केल मतलब ऐसा नहीं है कि गैप यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पे कम है, ये गैप गैप को इग्नोर करें, मुद्दे की बात सिखाने के लिए बनाई जा रही है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? यानी वैदिक सिविलाइजेशन का ज्ञान हमें शुरू से अब तक है, क्योंकि तब से अब तक कंटिन्यूसली चल रही है। बट सन 1921 में हमें पता लगा कि इससे पहले भी एक सिविलाइजेशन हुआ करती होगी, जो कि सन 2500 से सन 1750 तक चली होगी। ठीक है, ये वैदिक सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जिसमें हम रामायण, महाभारत और वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, इन सब की जो बात हम करते हैं, ये सब कुछ वैदिक सिविलाइजेशन में बात होती है। और हम उससे पहले अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है जी। एक चीज मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझना और इसे सच में समझना कि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो एजुकेशनल पर्पज से पढ़ाया जा रहा है। आपके रिलीजियस पर्पज से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप किसी धर्म को पसंद करते हैं, किसी धर्म को नफरत करते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई एक चीज सीख के बैठे हैं और मैं मान लेते हैं उसी चीज से एसोसिएटेड आपको बी बताता हूं, तो यहाँ पर क्लैश जैसा कुछ क्रिएट मत करना, बिकॉज ये वो है जो पेपर पूछता है, जो एसएससी मानता है, जो किताबें मानती है। हो सकता है आपने अपने घर में, समाज में कुछ और सीखा हो, वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी, इज द पॉइंट क्लियर? पहले ही बता दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे कर्म और धर्म मिक्स होने वाले हैं, और जो समझदार इंसान होता है उसे पता होता है इस पॉइंट पे उसके लिए कर्म सबसे जरूरी है, बिकॉज वो ये मेहनत नहीं करेगा, चीजें सीखेगा नहीं, तब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलो, तो अगर आपको मान लेते हैं मैं बताता हूँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता, और आपको अगर नहीं सर आप तो ऐसा बता रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपको कभी भी ऐसा डिस्प्यूट लगता है और आपको लगता है नहीं आपको सही पता है, तो प्लीज फील फ्री टू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। सन 1921 में एक बड़ी खास बात हुई। सन 1921 में क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्ट में बोलूं तो पेपर का डेटा मैंने ऐड कर दिया। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ना जाने 1 करोड़ बार तो पूछ लिए गए होंगे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं आपको इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हुआ क्या, डलहौजी भाई जो है, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने क्या करा, सन 1853 में जो है रेलवे का दौर था, रेलवेज अपने देश में बनी, काफी जगह से काफी जगह तक गई, ऐसा वैसा ना जाने क्या क्या हुआ, है ना। और फाइनली इन्होंने प्लान करा कि लाहौर से कराची तक, अगर आप मैप को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप समझ पाएंगे, लाहौर इज पंजाब, जो अमृतसर वाला इलाका है, वो जो पंजाब, अमृतसर से करीब 1 घंटा लाहौर आप मान सकते हो, तो पंजाब वाला इलाका है। कराची जो है आपको पाकिस्तान के पोर्ट सिटी देखने को मिलती है। इन्होंने प्लान करा कि यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, ट्रेन चलवाएंगे और यहाँ पे जो है रेलवे की लाइन बिछवाते हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक रेलवे की लाइन बिछवाते हैं। अभी के लिए सुनील आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपसे करीब 1 घंटे के बाद बात करूंगा, 11:15 बजे के आसपास। इन्होंने अब देखिए रेलवे की लाइन बिछवानी है, मजाक तो है नहीं। आपका घर बना होगा तो घर के लिए पहले गड्ढा हुआ होगा, गड्ढे में नींव रखी गई होगी, जिस नींव के ऊपर आपका घर बना हुआ, तो ये तो घर हो गया, जो कि हो सकता है 1 मंजिल हो, 4 मंजिल हो, और हो सकता है आप किसी फ्लैट में रहते हो, जो फ्लैट जो है आपका बहुत ऊंचा हो, 50 मंजिल का हो, तो जितना ऊंचा घर होगा उतनी गहरी उसकी नींव होगी। यही जरूरी है, जितना ऊपर आपको जाना है उतनी आपकी जरूरी नींव होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई को ले लो, चाहे आपके घर को ले लो। अब इन्होंने भी प्लान करा कि ऐसा कुछ बनाता हूं मैं, तो इन्होंने भी ऑब्वियसली बहुत सारे रास्ते को क्लीन कराएंगे। अब जैसे आप नैनीताल जाते हैं तो आप देखते हैं सड़क बनी हुई है, वो सड़क जो बनी हुई है कुदरत ने तो नहीं बनाई है, वो तो हमने पहाड़ों को काट के बनाई। इसी तरीके जो है यहाँ पर इन्होंने भी रस्ते रस्ते को काट कर, रस्ते को हटाकर, कहीं पे गड्ढा करके, कहीं पे मिट्टी डाल के, इस तरीके एक रेलवे लाइन बिछाने का प्लान करा। अब इससे हुआ क्या कि जो जमीन के अंदर था, जमीन के बाहर, क्योंकि जमीन अब वहां से हटेगी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो जमीन वहां से हटी तो वहां पे देखा कि कुछ कंकाल पड़े हुए थे। अब कंकाल को देखा तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई मर गया होगा, क्या बड़ी बात है, हमने ही मारा होगा, हो सकता है कुछ समय पहले किसी अंग्रेज थे, पापी थे। उसके बाद और वहां पर देखा तो और कंकाल पड़े हुए थे। उसके बाद और देखा तो बहुत ही सारे कंकाल ही कंकाल हो गए। देखा कमाल हो गया, कंकाल है, कमाल है। तो ये एक मन में सवाल उठा कंकाल को देख के कि क्या पता यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ मरे, एक साथ दफन क्यों हैं ये सारे लोग। अब यहीं से दिमाग लगा और सोचा कि यार कुछ तो दया, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर दया ने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा सा हिम्मत करा, और हिम्मत करके जो है फाइनली यहाँ पर जो है दयाराम साहनी जी जो है, इन्होंने एक नई साइट यहाँ पे डिस्कवर कर दी। समझ पा रहे हैं क्या कहानी है? तो ये दयाराम साहनी जी जो है, इन्होंने एक नई साइट की खोज करी। एक जगह थी हड़प्पा नाम की, हड़प्पा नाम की, यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे जो कंकाल है वो दफन थे। इसका मतलब इन्होंने अपना दिमाग लगा और सोचा कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग रहा करते होंगे जो एक साथ मर गए होंगे। अब वो एक साथ क्यों मरे होंगे, ये तो जो है एक रहस्य है, ये इन्हीं के साथ चला गया। लेकिन ये है कि हाँ, ऐसा कुछ जरूर हुआ करता होगा। समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन
लेकिन ये क्या एक दिन में हो गया होगा? ऑब्वियसली नॉट। 1853 में डलहौजी भाई ने प्लान करा है और 1921 के अंदर जो है ये साइट मिली है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर में आपको चार्जर नहीं मिलता कई बार 2 घंटे, तो इन्हें तो एक पूरी की पूरी साइट ही ढूंढनी है, तो ऑब्वियसली इन्हें समय लगेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर धीरे-धीरे समय जब आगे बीतेगा ना, तो इसकी तरफ प्रॉपर डिपार्टमेंट बना दिए जाएँगे कि आपका काम ही है इस डिपार्टमेंट को सँभालना। और यहाँ पर एक इंसान आएगा 1856 में, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इंसान जो है माना जाता है, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। रजाई नहीं मिलती है, रजाई कैसे खो जाती है बेटा? तुम महल-वहल में तो नहीं रहते कहीं? रजाई किसकी खोती है भाई? रजाई तो बेटा मेहमान आए तो उल्टा छुपाने की जगह नहीं होती। बड़ी क्या तैयारी कर रहे हो तुम? महल में रहो आराम से। 1856 जो है इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसकी तरफ काम कराते हैं और इन्होंने इस पे बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च करी है। पेपर का आपका सवाल बनता है दोस्तों। ठीक है जी? नहीं पता लगा भी नहीं, सिर्फ हमने नाम रखा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है जी? समझ पा रहे हैं बात को? इन्होंने सोचा कि बहुत सारा काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं और ट्राई करा बट कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी तरफ से इन्होंने ट्राई करा, कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक हम पहुँच गए कि कुछ सभ्यता टाइप है लेकिन कुछ खास अभी भी अचीव नहीं हुआ। फाइनली एक इंसान ऐसे आए जो कि खुद जो है बड़े चटपटे दिमाग के थे। 1905 में एक इंसान आए जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन वही है जो कि वाइसरॉय थे हमारे भारत के, आपको शायद पता होगा। ये वही वाइसरॉय बंगाल वाले। अब वाइसरॉय तो थे, लेकिन साथ में ये शौकीन भी थे आर्कियोलॉजी के, यानी आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। इन्हें शौक था। भाई एक से ज्यादा शौक रख सकते हैं जीवन में, क्या बड़ी बात है। तो ये वाइसरॉय तो थे ही, इन्हें भारतीयों को परेशान करने में तो मजा आता ही था, लेकिन साथ में ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, यानी इनकी इस तरफ काफी दिलचस्पी थी। ठीक है? अब इन्होंने क्या करा, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना दिया कि भैया अब तो जो है तुम्हें नौकरी मिलेगी तो तुम्हें यही काम करना है। और वो डिपार्टमेंट कौन सा बनाया मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। अब लॉर्ड कर्जन ने बनवाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1905 में। समझ पा रहे हैं बात को? और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक जो है आप कहेंगे एक डिपार्टमेंट बनाया और कहा कि देखो जितने भी लोग हो आधे इधर जाओ, आधे इधर आओ और बाकी मेरे पीछे आओ। बड़ा ही घटिया जोक मारा है, लेकिन पिक्चरों में मारते हुए जब उन्हें शर्म नहीं आ रही तो मैं अपने आप को क्यों रोकूं। जो पहली टीम है वो है दयाराम साहनी जी की। सेम जोक न जाने कब से मैं सुनता आ रहा हूँ, वही सेम जोक घुमाते रहते हैं। दूसरे नंबर पे राखल दास बनर्जी। ये 2 टीमें बनाई और कहा कि जाओ काम पे लग जाओ। समझ पा रहे हैं बात को आप? आर.डी. बनर्जी अगर आपने सुना है तो उन्हीं का पूरा नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है जी? अब बहुत टाइम तक इन्होंने क्या करा, बहुत सारे एक्सकेवेशन करे, खुदाई करी वहां पर, यानी जमीनों को खोदा और देखा कि वहां पे क्या निकलता है। और फाइनली जो है फाइनली जो है इन्होंने एक कंक्लूजन पे पहुंचे 1921 में। दयाराम साहनी जी जो है वो एक इलाके के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे पूरे इलाका मिला है, प्रॉपर एक सिटी मिली है जमीन के नीचे दबी हुई। और ये जो है जगह का नाम कौन सा है जी? हड़प्पा। सर सेशन में जान डाल दो। अब बताओ बताओ, हड़प्पा को दिल बोले हड़प्पा तो नहीं कर सकता ना मैं बेटा, जो है वो है, क्या कर सकता हूँ यार बताओ मैं इस पे, मतलब क्या ही करूं बताओ मैं इसके लिए। फिजिक्स तो नहीं पढ़ा सकता ना इसके बीच में। 1921 में हड़प्पा मिली और अगले ही बार जो है इन्हें मिली, अगले ही साल इन्हें जो है मोहनजोदारो। बेटा इस टॉपिक में तो ऋतिक रोशन जान नहीं डाल पाए मोहनजोदारो मूवी में, तो मैं क्या चीज हूँ, मेरा तो बजट भी उतना नहीं है। 1921 में हड़प्पा नाम की एक पूरा का पूरा शहर मिला। 1922 में मोहनजोदारो नाम का पूरा शहर मिला। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो स्क्रीन पर डेटा आप देख रहे हैं, यहाँ से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल मदीना, लेकिन हम इसी की बात करते हैं। ऐसे ही इजिप्ट में भी काफी कुछ मिला होगा, चाइना में भी मिला होगा, सब जगह मिला होगा, बट हम इसकी बात करते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए ये समस्या की बात है कि ये कैसे पता कि ये वैदिक नहीं है, पुरानी है? बताओ ये कौन बताएगा? फालतू बातें तो बहुत बता रहे हो। ये कैसे पता कि ये वैदिक नहीं है? हो सकता है वैदिक ही हो। लेयर्स, ठीक है। स्क्रिप्ट, अच्छा जी। कार्बन डेटिंग, बिल्कुल सही, रत्नेश का आंसर बिल्कुल सही, योगेश ने भी सही आंसर दिया। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है जिससे आप एज पता करते हैं चीजों की। ठीक है जी? तो
कार्बन डेटिंग के सहारे पता लगा कि ये चीजें जो है वैदिक सिविलाइजेशन में जो सबसे पुरानी है उससे भी काफी पुरानी है। तो फॉसिल्स की जो एज है उसे चेक करके जो है पता लगता है और उसका इस्तेमाल करा गया और भी कई तरीके इस्तेमाल करे गए होंगे और पता लगा कि ये जो है एक अलग ही सिविलाइजेशन है, बिल्कुल अलग ही गेम है बिल्कुल। और फाइनली पता लगा कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है और वो सिविलाइजेशन जो है कई सारे छोटे छोटे इलाकों में है और मेनली ये सिंधु नदी के किनारे है, तो इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। क्या बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? ठीक है, क्या यहाँ से आप बात को समझ पा रहे हैं? गौरव एक बार दोबारा लिखें सर के बाद वाला वर्ड अलग से, अलग का कैसे, एक बार दोबारा लिखें आप, ठीक है जी। नाम तो हमने ही रखे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलो, यहाँ तक ऑल गुड है जी। सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मुझे बताओ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमने ही तो नाम रखा है, या ये हड़प्पा ऐसा तो नहीं है मरने से पहले वो कागज पे लिख के गया होगा कि इस जगह का नाम हड़प्पा है, प्लीज इसका नाम बाद में भी जो है हड़प्पा ही रखना, या मोहनजोदारो ही कहते हैं इसे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो नाम हमने रखे हैं। बस यही बात है। अब मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके फैली हुई है, कहाँ कहाँ पे आपको ये सिविलाइजेशन जो है फैली हुई देखने को मिली। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आगे एक मैप में आपको दिखा देता हूँ, जरा आप ये देखें। मैप ऑफ इंडस वैली साइट्स, ऑब्वियसली मैप इज नॉट टू स्केल, एनसीईआरटी का मैप है। यहाँ पर दो तरीके की साइट्स है, एंशिएंट मॉडर्न, ये इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मुद्दे की बात समझते हैं। क्या जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी सारे फैंसी फैंसी नाम, जैसे आलमगीरपुर, ये पेपर का सवाल है, आपसे पूछा जाता है। इसी तरीके दिल्ली से तो खैर कुछ नहीं बनता, कालीबंगा से सवाल बनता है, हड़प्पा से सवाल बनता है, ऐसे बहुत सारे और सवाल बनते हैं। पेशावर वैसे आपको पता ही होगा, मोहनजोदारो से सवाल बनता है और चंदहुदड़ो से सवाल बनता है। वो कहाँ गया भैया लोथल हमारा, ये रहा लोथल से सवाल बनता है। ये सुरकोदता से सवाल पिछले ही साल बना है, दैमाबाद से सवाल बना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ से बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो टॉपिक भले ही आपको बोरिंग लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को मेरा सजेशन है कि आप पीडीएफ से ही पढ़ें, इसके नोट्स ना बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल सुमन, बिल्कुल। देखिए कितने बड़े लेवल पे जो है काम चले हैं। ठीक है जी। अब अगर आप थोड़ा सा इसे इमेजिन कर पा रहे हैं तो क्या ये आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में देखने को मिल रही है? अगर आप थोड़ा सा समझ देखिए ऐसे ही, अब ये मत कहना सर ये तो कोई शेप ही नहीं हुआ। अगर आप बड़े लेवल पे देखेंगे तो हल्की ट्रायंगुलर शेप है इसकी, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये भी पेपर का सवाल बनता है कि जनरली इसका कौन सा शेप माना जाता है? ट्रायंगुलर शेप की सिविलाइजेशन ये मानी जाती है। क्या ये कोई ऑन पर्पस करा हुआ काम होगा ट्रायंगुलर शेप रखना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो जस्ट मैटर ऑफ चांस है, क्योंकि इन्हें ये वाला इलाका फायदेमंद लगा होगा, बिकॉज कोस्ट है तो यहाँ से ट्रेड करा जाता होगा, और ऊपर की तरफ जो है नदी है तो इस तरफ फैल गई होगी, इधर की तरफ नहीं फैली होगी बिकॉज इधर तो अपना रेगिस्तानी इलाका है। तो कुछ रेगिस्तानी इलाके में होगी, कुछ में नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? हर चीज का रीजन है। देखिए ये कोस्ट बहुत फायदेमंद होता है व्यापार की नजर से, इसलिए ज्यादा फैल गया। ये इलाका नदी वाला है, ज्यादा फैल गया। यहाँ पर रेगिस्तान है तो यहाँ पर नहीं फैला, अपना राजस्थान वाले इलाके, इसी वजह से ओवरऑल शेप क्रिएट हो गया। हाँ, ठीक है। मुझे बताएं जो सुपर प्लैटिनम लगा चुके हैं, क्या कुछ नया देखने को, नया तरीका सीखने को कुछ मिल रहा है? कुछ पहले से बेहतर है? अगर आप डबल बार अपना समय मुझे दे रहे हैं तो क्या आपको फायदा हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दूं आप कहें तो? देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है कंटेंट को उड़ा देना, मेरा पर्पस है आप सीखें चीजों को। सीखने के लिए ब्रेक मिलना जरूरी है, ब्रेक मिलेगा आपको और 2 मिनट के लिए आपका चैट बॉक्स ऑफ होगा। चैट बॉक्स ऑफ के साथ मैं सेशन भी बीच में बंद करूंगा। आप कोशिश करें थोड़ा सा वॉक करें अपने घर में, जिससे कि माइंड आपका फ्रेश हो जाए। जब तक मैं आपके लिए डाउट सेक्शन खोल देता हूँ, इनकेस आपको कोई डाउट है आप मुझे वो भेज सकते हैं। ठीक है, आप सेशन में बने रहें। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलो चलें आगे दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। आज का सेशन पीडीएफ से पढ़ना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। बाकी फाइनल कॉल आप पे मैं छोड़ दूँ। ठीक है जी। मैंने आपको कुछ साइट्स की लोकेशन इसके अंदर भी दिखाई है, अगर आप थोड़ा सा जो है ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पर दैमाबाद लिखा हुआ देखेंगे। कोई बता सकता है कौन सी नदी के ऊपर है दैमाबाद? देखें जरा, आपकी मैपिंग कितनी अच्छी है। कौन सी नदी है? गोदावरी? तापी? तापी आंसर पूरे तरीके गलत है। नर्मदा? अरे भैया मैपिंग तो बड़ी दिक्कत वाली है। गोदावरी तक तो ठीक है बात, उसके अलावा बाकी सारे आंसर गलत है। बेटा नर्मदा तो ये है, तापी ये है। कहाँ हैं आप लोग? चलो कोई बात नहीं, खैर ये सब मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। चलो चलते हैं जी आगे, अब कहानी को डिस्कस करते हैं अपनी बढ़िया तरीके। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप कुछ बातें सीख पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं? यहाँ से पेपर के बहुत सारे सवाल बने हैं, तो दिस डेटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ध्यान रखना। ये ट्रायंगुलर शेप की है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी आप ध्यान रखना। आईवीसी जहाँ पे लिखा है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की बातचीत हो रही है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, ये अर्बन नेचर की है।
अर्बन नेचर का मतलब है शहरी सभ्यता है, मतलब पहले शहरी सभ्यता आई, उसके बाद जो है ग्रामीण सभ्यता। फर्क समझ पाए? यानी एक बेसिक कंफ्यूजन जो है लोगों को रहता है। डायमंड शेप पढ़ा है, देखिए जनरली इसे ट्रायंगुलर शेप बोला जाता है, हो सकता है आपने कहीं डायमंड पढ़ लिया, वो भी एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है। मतलब ऑप्शन डिपेंडेंट है ना, थोड़ा ऑप्शन पे आपको खेलना होगा, बिकॉज एग्जैक्ट शेप तो कुछ भी नहीं है। ट्रायंगुलर शेप की सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन नेचर की है, ध्यान रखेंगे, और सिटी प्लानिंग के लिए और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ये सिटी प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है, ठीक है जी। सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभी आपको सब बताया जाएगा बेटा, चिंता ना करें, ठीक है जी। डायमंड और ट्रायंगुलर कहाँ से सेम होगा सर? सबसे पहले तो बेटा जब आप मैसेज आप लोग लिखते हैं तो उसकी जो फ्रेमिंग है उसकी टोन बिल्कुल प्रॉपर रखा करें। ऐसा कहीं से कहीं तक फील ना कराया करें कि आप ऐसा कुछ भी लिख रहे हैं जो कि डिसरिस्पेक्टफुल है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप की होगी बस, एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप की सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन नेचर की है, सिटी प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आते आते ब्रॉन्ज मेटल का जो इस्तेमाल है वो करा जाने लगा था, और ब्रॉन्ज बनाया जाता था टिन कॉपर को मिक्स करके। इतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसी वजह से कोई आपसे कहता है कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन जो है वो कौन सी है जी? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन जो है या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये दोनों सिविलाइजेशन जो है आपकी कौन सी है जी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपका सीजीएल 2013 में सवाल पूछा गया था, ब्रॉन्ज वाला। अब आप कहोगे सर इतना पुराना सवाल, जी हाँ क्या कर सकते हैं, पेपर में पूछा, एक बार गया है तो दोबारा भी पूछा जाएगा। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी। रिपीट करता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता है। और अगर आप कभी ध्यान से सोचते हैं, आपने अगर मोहिंजोदारो मूवी गलती से देख ली है, जैसे मैंने गलती से देख ली थी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, और सामान बेचा और खरीदा जाता है। सामान के बदले सामान दिया जाता है, जिसे बार्टर सिस्टम बोला जाता है। और बेसिकली उसमें जो है आपको किसानी से ज्यादा ध्यान जो है आपका रखा गया होगा व्यापार वगैरह करने पे, जैसे कि शहरों में व्यापार होता है, तो इसलिए वो अर्बन नेचर की है। सिटी प्लानिंग, क्योंकि आप अगर अगर आपने फिर से वही सेम बात कहूंगा, मूवी देखी है तो उसमें दिखाया गया होगा कि जो राजा रहता है जहां पर, वो बहुत बड़ा इलाका प्रॉपर है, फोर्टिफाइड है। जो बाकी लोग रहते हैं उनके प्रॉपर घर जैसे हैं, प्रॉपर घर आज जैसे घर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक प्रॉपर दीवारें वगैरह उनकी है। ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी संबंधी जो भी चीजें हैं वो पूरे तरीके मेंटेन्ड थी। ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल करा जाता था, ब्रॉन्ज अलॉय का, इसलिए इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, क्योंकि हड़प्पा वहां की सबसे बड़ी साइट्स में से एक है, ठीक है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं, तभी सतोशी सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन शब्द लगते ही हम समझ गए कि पीपल आर सिविलाइज्ड एंड उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ रहना आता है, ठीक है जी। मोहिंजोदारो मूवी स्टोरी में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। रितेश नितेश बिल्कुल नहीं, नहीं देखनी मूवी वो, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें। आगे चलते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। अब पेपर कैसे सवाल पूछता है? पेपर आपसे सवाल पूछता है कि बताओ सबसे पहली साइट कौन सी मिली थी, कब मिली थी, किसे मिली थी। मोहनजोदारो किसे मिला था, मोहनजोदारो का दूसरा नाम क्या है, और मोहनजोदारो कब मिला था। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ डेटा स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये डेटा है आपके लिए ब्रह्मास्त्र पूरे तरीके। ये डेटा अगर आप याद कर लेते तो आपका जीवन हो जाएगा पूरे तरीके सफल। मैं आपको इसे याद कराता हूँ क्लास के अंदर, आप चिंता ना करें, ठीक है। मैं आपको याद कराऊंगा, ये पे चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि फोटो दे दी और काम बन गया। हर बार मैं इसे नोट कराता हूँ, नोट करने में क्या होता है, कम से कम अपने आधा घंटा लगता है 10-12 नाम लिखने में। इस बार मैंने वो आधा घंटा खुद का लगा दिया और आपका आधा घंटा बजा के मैंने आपको स्क्रीन पर डेटा दे दिया। देखिए, जो हड़प्पा नाम की जगह है, इसकी खोज हुई है 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है। एक छोटा सा जो चुटकुला था ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दया ने कुछ खोजा, बेटा वही पेपर में मदद करके आंसर टिक कराएगा। आप कितनी बार भी इस टेबल को याद कर लो, पेपर जब पूछेगा ना सबसे पहली साइड किसने खोजी, तो वही चुटकुले से आंसर बनेगा। तो दयाराम साहनी जी ने जो है ये 1921 में ये काम कर दिखाया था। और पाकिस्तानी पंजाब जो है, नहीं पंजाब वाला जो इलाका पाकिस्तान में है, वहां पर एक जगह पड़ती है मांड गोमड़ी, MANDGOMRI, ठीक है जी। ये मांड गोमड़ी एक जगह है, वहां पर आपको देखने को मिलती है पंजाब के अंदर, रावी नदी के किनारे, ठीक है, हड़प्पा। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो जो है ये आपको ये भी पंजाब में ही देखने को मिलता है। पंजाब में एक जगह लड़काना नाम की, LARKAN, और एक इंडस नदी के किनारे है। और ये आपको 1922 में देखने को 1922 में खोजी गई RD बनर्जी जी के द्वारा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी जो है इंडस नदी पर है। अगर आपने मैप ध्यान से भी देखा था तो आपने देखा होगा मोहनजोदारो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है एज कम्पेयर टू बाकी साइड्स। अगर आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं मैप को तो काफी नीचे की तरफ है। इतना डेटा काफी होता है इसे याद करने के लिए, बिकॉज नीचे की तरफ सिर्फ इंडस नदी ही आती है, बाकी सभी ट्रिब्यूटरीज जो है उससे मिल चुकी होती है। जी हाँ, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ये पेपर के सवाल है आपके, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलें आगे दोस्तों।
चलो, ये पेपर का सवाल बनता है कौन सी नदी के किनारे है? तो जो मोहनजोदारो है ये इंडस के किनारे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। देखिए बात कुछ ऐसी है कि अगर इस पेज से आज तक 50 सवाल पूछे गए हैं, तो उनमें से 20 से 25 बार ये पहले 2 लाइनों में से सवाल बने हैं। यानी अगर आप मुझसे प्रायोरिटी पूछते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि मैं इन दोनों को याद अच्छे से कर लूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी। उसके बाद बाकी बातें हम आराम-आराम से करते रहेंगे, लोथल वगैरह से भी सवाल बनता है बट मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ये दोनों है। ठीक है जी? यानी इन्हें तो घोट के पी जाना है। उसके बाद अगर मैं आपसे अगले की बात करता हूँ, जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है वो रहता है लोथल। लोथल जो है वो तीसरे नंबर पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और लोथल जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, यानी ये भारत के अंदर वाले इलाके में ध्यान रखेंगे। और ये पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी का मतलब होता है जिस जो एक बंदरगाह है, यानी जहां से आप व्यापार कर सकते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? लोथल जो है वो मुझे एक बार ऑप्शंस बताएं गौरव, किस रेफरेंस में सवाल को बनाया गया, मतलब कलर एज इन क्या? एक बार अगर ऑप्शंस आपको पता हो तो लिखना, मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करूं। लोथल एक पोर्ट सिटी है जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलती है। फोटो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखा ही दी है, आप आराम से यहाँ से फोटो देख सकते हैं। ये इंडिया वाला इलाका हो, बिल्कुल आप भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपके लिए एक और काम कर रखा है। आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो मैंने आपके लिए जो जो बड़े बड़े साइट्स है, जैसे हड़प्पा है या फिर मोहनजोदारो है, इन सबकी कुछ अच्छी अच्छी बातें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी। ठीक है जी, कालीबंगा है, लोथल है और बाकी सारे नाम है। मैंने क्या क्या वहां पे मिला है ये आपसे पेपर पूछता है तो ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, ये पेपर बहुत बार पूछ चुका है, तो आपको फैक्चुअली ये डेटा दे दिया गया कि राखी गढ़ी से सवाल जो है वो आपसे ये पूछा जाएगा, सीधा रट्टे मार के इसे घोट के पी जाओ। ठीक है, इसी तरीके सवाल ये पूछा जाएगा कौन सी ऐसी साइट है जो इतनी बड़ी है जिसे 3 हिस्सों में तोड़ा गया है? आप कहेंगे जी धोलावीरा जो है इसे तोड़ा गया। ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, खैर अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ जी, क्या आपको 3 साइट्स याद हो चुकी है? हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल। अगर आपको ये 3 याद हो चुकी है तो 10 में से 7 सवाल आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, 10 में से 7 सवाल जो है आप यहाँ से बता लेंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी, कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। इनके ईयर भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो जो गोले मार रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। आगे चलते हैं जी, रोपड़ जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ आपने सुना होगा, आज भी हम उसे शायद किसी और रूपनगर के नाम से जानते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो रूपनगर या रोपड़ से नहीं है? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बच्चे ना लिखते हैं मैं उनका कॉन्फिडेंस कभी-कभार देखता हूँ कि मतलब उसे पता है कि बाकी भी कोई नहीं है। मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ऐसे सवाल का जवाब कोई कैसे दे सकता है, लेकिन आप टैलेंटेड हैं। रोपड़ जो है पंजाब वाले इलाके में आपको देखने को मिलता है, सतलुज नदी के किनारे है। ये आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आलमगीरपुर जो है यूपी में है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कालीबंगा राजस्थान में एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो है हरियाणा में है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे के सारे पेपर के सवाल हैं जी। ये भी पेपर का सवाल अब तो बन ही चुका है, पहले नहीं था, अब तो बन चुका है। ठीक है जी, क्या आप ये सब याद कर लेंगे? ईयर से कुछ खास सवाल नहीं बनते हैं। ईयर के 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिए हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा डेटा आपको दे रहा हूँ, आप अपनी तरफ से चाहें तो सारे याद करें। देखिए होता क्या है, पेपर अब एसएससी मुश्किल बनाने लगा है। पेपर एसएससी मुश्किल बनाने लगा है, तो जरूर हो सकता है कि कल को आपसे पूछ ले कि ये बताओ किसने खोजा, क्योंकि लेटेस्ट साइट है। तो ये आपसे अमरेंद्र नाथ वाला सवाल पूछा जा सकता है, बट पहले मैं आपको वो याद करने का सजेशन दूंगा जो कि जनरली पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी, बचा ही क्या है, टोटल इंक्लूड हो गया। क्या बात है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 55 एलिमेंट्स हो गए इस पेज पे याद करने को। मान लेते हैं आप इन्हें याद नहीं करना चाहते तो भी 44 एलिमेंट हो गए। 44 एलिमेंट पे अगर मैं 12 एलिमेंट पे गोले मार के बैठूं तो बच्चा कह रहा है सर बचा ही क्या है? आपकी मैथ्स बढ़िया होगी, मैं आप पे पूरा विश्वास करता हूँ। आप थोड़ा मैथ्स को भी समय जरूर दिया करें, मुझे ऐसा लगता है आपको वहां भी समय देना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे, बचा ही क्या है बेटा, ये याद करके दिखाओ तो मानूं मैं तुम्हें। चलो बचा ही क्या है, तुम में क्या बचेगा मैं भी देखूं उसके बाद। चले आगे, हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल, इन सब की जो प्लेसेस हैं आपको ये बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है जी, ये जो प्लेसेस हैं अच्छे से याद करनी है। उसके बाद ये 2-3 रिवर्स याद करनी है। और हाँ, उसके अलावा ये जरूर आप याद कर सकते हो ये वाला नाम, क्योंकि लेटेस्ट साइट्स में से एक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलें आगे। देखिए, आपके सिलेक्शन के बीच में मैं आपको नहीं आने दूँगा। जब भी आप ऐसी हरकतें करेंगे जो मुझे दिखेगा कि ये ट्रैजेक्टरी आपको सिलेक्शन के उधर की तरफ नहीं लेके जा रही, तो फिर मेरे को आप पे गुस्सा आएगा, सीधी बात है। क्योंकि अब ऐसी हरकतें आप ना करें जिससे आपको अगला अटेम्प्ट भी मेरे साथ यहाँ बैठ के पढ़ना पड़े। दिस शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट जब हम बैठ के जीके पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप मुझसे जीके का डिस्कशन कभी करेंगे तो आप किसी हायर लेवल स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए करेंगे। इससे अगले एसएससी सीजीएल के अटेम्प्ट के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे यहाँ पे मिलूँ। आपको कड़वी लगेगी बट यही आपके लिए भलाई वाली बात है कि हम जीके पढ़े, सिलेक्शन लें और बस बात खत्म। उसके बाद हम मिले तो मंत्रालय में मिले कभी।
अभी, यहाँ क्या करेंगे मिलके, है ना? थिंक अबाउट इट। 2022 शुड बी द लास्ट ईयर जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ये ट्रांजिशन फेज से निकलो फटाफट, अब जाओ नौकरी करो यार, बहुत हो गया। चलो खैर आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? बलूचिस्तान जो है ये आपका बलूचिस्तान समझते हैं कहाँ पर है? कोई बता सकता है बलूचिस्तान कहाँ पर है? बाकी तो आपको सिंध पंजाब तो मैंने बता ही दिया। ये आपका ऊपर वाला इलाका हो गया, मतलब पाकिस्तान में जो ऊपरी इलाका है वहां पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है जी, क्या बात आप समझ पा रहे हैं? चलें दोस्तों आगे। ये पेज आप अच्छे से मेरे कहने से पढ़ लेना, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए। अभी तक बहुत सारी साइट्स मिल चुकी हैं, 1500 के आसपास साइट्स मिल चुकी हैं। मैक्सिमम साइट्स जो है वो गुजरात वाले इलाके में आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी साइट्स में से जो है ध्यान रखेंगे वो है राखी घड़ी भारत के अंदर। और अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी साइट्स में से एक है मोहिंजोदारो। ठीक है जी, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है, दोनों की दोनों ध्यान रखेंगे। खैर आगे चलते हैं। यहाँ तक ऑल गुड है, आपकी तबीयत पूरे तरीके ठीक है। ये पाकिस्तान वाला इलाका है, बलूचिस्तान वाला इलाका ना पाकिस्तान में है। जैसे कि सिंध ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है। ये भी आपसे पेपर क्या पूछेगा, बताओ इनमें से कौन सी ऐसी है जो भारत में है? और जनरली क्या करता है उसमें हड़प्पा, मोहिंजोदारो, एक और कोई पकड़ लेगा और लोथल दे देगा, तो लोथल उसका आंसर हो जाएगा। या कहेगा बताओ कौन सी ऐसी जो इंडिया में नहीं है, और ऑप्शन में आपको कालीबंगा, आलमगीरपुर और लोथल और साथ में हड़प्पा दे देगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ थोड़ी देर पहले बातों बातों में कि कॉटन जो है सबसे पहले माना जाता है कि भारत में इसी इलाके में जो है प्रोड्यूस होता था। और बार्टर सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आज ये बार्टर सिस्टम जनरली इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम सामान के बदले सामान देते हैं, और बड़ा पेचीदा होता है। मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि कैसे ये बिजनेस, कैसे ये जो है काम कर जाता होगा उस समय। यानी मनी जैसा कुछ नहीं है, पैसे जैसा कुछ नहीं है, सामान के बदले सामान दिया जाएगा। यानी अगर कहानी ऐसी है कि मैं मार्केट से मान लेते चॉकलेट लेने गया, फरवरी आ रहा है तो मैंने सोचा मैं चॉकलेट ले लेता हूँ और खा लूंगा, कुछ क्या जा रहा है ना? और अब मैंने उसे कहा भैया लो पैसा। उसने कहा कैसा पैसा? मुझे तो जो है हेलमेट चाहिए। मैं कहा तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए? क्योंकि मैं भी चॉकलेट दूंगा, क्या पता पिटाई हो जाए मेरी। अब मैंने कहा हेलमेट तो मेरे पास है नहीं, अब ये समस्या हो गई। फिर मैं दूसरे के पास गया, वो कह रहा मुझे तो रोज चाहिए। अरे यार मैं कहा रोज भी नहीं है तो बड़ी समस्या हो गई। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर ए और बी को आपस में व्यापार करना है, तो ए जो सामान खरीदना चाहता है बी से, पहली बात तो वो खरीदना चाहे और बी उसे बेचना चाहे। दूसरी बात जो बदले में बी को चाहिए वो ए के पास होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास है आलू और आपके पास है भालू, तो अगर आलू मुझे आपको बेचने हैं तो पहली बात तो आपको आलू खरीदने होने चाहिए। दूसरी बात आपको जो है भालू बेचना होना चाहिए, और उसके बाद मुझे आलू खरीदने भी होने चाहिए। यानी ये मतलब दोनों तरफ से मुझे जो है एग्रीमेंट चाहिए होगा, तभी ऐसा काम हो पाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? क्या कहानी है? यानी इसे बोलते हैं आप डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी जो जरूरतें हैं वो को इंसिडेंस यानी चांस की बात है, वो दोनों तरफ से आपस में मैच होनी चाहिए, तभी ऐसा काम हो पाता है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं बात को? ये बहुत मुश्किल होता होगा बिल्कुल। इंडस वैली एज अ होल, सतोशी एज अ होल, नित्य इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग हैं। ठीक है जी, चलें आगे दोस्तों। क्या यहाँ तक आप बात, दूसरा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। यानी ये ऐसे नहीं लिखते थे कि बार्टर सिस्टम करेंगे, ऐसे नहीं बताते थे कौन सा सिस्टम चल रहा है। ये कहते थे देखो ये चल रहा है। क्या चल रहा है? अरे ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है? अब हमें क्या पता इन्होंने फॉग लिखा है। अपने को तो आज समझ आया कि अच्छा फॉग चल रहा है। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? यानी ये अजीब ही लोग होंगे कुछ। कुछ ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में मुझे लग रहा रह गए हैं इन्हीं के, वो भी अजीब ही बातें करते हैं। पिक्टोग्राफिक नेचर की इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फिश सिंबल इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड, ये बात बात पे मछली बना देते थे। चले आगे चले दोस्तों, चलो। मछली बनाने का मतलब ये नहीं कि बंगाली थे, मछली यहाँ पे बनाने का मतलब है कि सिंबल्स में आपको टाइप ऑफ फिशेस जो है काफी सारी देखने को मिलती है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? और ये मुझे बहुत बढ़िया लॉजिक लगा। ये था कि राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड, मतलब हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ये तो मुझे ऐसा लगता है बढ़िया चीज है, मतलब सच में प्रैक्टिकल चीज है। आप सोच के देखो कि ना ही आंखें बार बार आपको ऐसे लेके जानी पड़ेंगी, कुछ एफर्ट ही नहीं चाहिए। एक तरफ से शुरू करो, इस तरीके पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, ये भी बढ़िया है। चलो समझ गए जी, चलो आगे चलते हैं। अरे भैया जिंदा हो, समझ पा रहे हो, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है ये तो, इसी वजह से थोड़े चुटकुलों की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी जिससे आप जिंदे बच सको। चलो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो गेटवे सिटी है वो हड़प्पा है, यानी हड़प्पा को गेटवे सिटी कहा जाता है। ये आपसे पेपर सवाल पूछ सकता है। ठीक है जी, इसी तरीके माउंट ऑफ द डेड जो है ये पेपर 3 से 4 बार पूछ चुका है। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी जगह है जिसे माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए जी, हड़प्पा जो है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट प्लेस कौन सा है?
लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी मिली है? कोई बता सकता है? बताओ जी फटाफट। ग्रेनरी या फिर ग्रेट बाथ? ग्रेट बात बेटा, किताब से पढ़िए आप, आपने किताब से पढ़ाई करी है, इसका मतलब इसका ये आंसर, ये कई जगह गलत लिखा हुआ है, मैं लूसेंट में भी गलत लिखा हुआ है, लूसेंट में भी शायद ग्रेट बात लिखा हुआ है। ग्रेट बात ना मोस्ट फेमस है। आप एक बार चेक करना, और वो वैसे तो यहाँ पे है भी नहीं, तो अभी के लिए तो उसकी बात नहीं करते। लार्जेस्ट बिल्डिंग का नाम है 12 रूम ग्रेनरी। नहीं, ओवरऑल भी ग्रेट बात कहीं की सबसे बड़ी नहीं है, लूसेंट में ग्रेनरी है। मोहनजोदारो में क्या, एक बार चेक करना। मुझे कोई बता रहा था शायद लूसेंट में जो है ग्रेट बात है, उसमें ग्रेट बात है ना, वो गलत लिखा है। खैर कोई बात नहीं, एक तरफ से चलते हैं। लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है वो है 12 रूम ग्रेनरी, 12 रूम ग्रेनरी जो है लार्जेस्ट बिल्डिंग, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं मोहनजोदारो में, बेटा आप सवाल ही नहीं समझे, सवाल कुछ और ही है। सवाल ये है कि ग्रेट बात कहीं की लार्जेस्ट बिल्डिंग नहीं। अरे मेरे दोस्तों, एक तो सवाल बड़े ध्यान से सुना करो। मोहनजोदारो की लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? अगर आप कहेंगे ग्रेट बात तो आपका आंसर गलत है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो वो चीज उसमें गलत लिखी गई है। मेन क्रॉप्स जो यहाँ पर उगती थी वो उगती थी बार्ले और वीट, ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर एक और चीज मिली है, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होता है जी? जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, इसे R37 बोला जाता है। बार्ले का मतलब है चाचा जौ, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब ऑगी ने पूछा था, आप उस समय हो सकता है अपनी रजाई ढूंढ रहे हो। अब ग्रेवयार्ड जो है वो R37 है, R37 नाम उसे दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया? बिकॉज जब पहली बार उसकी खुदाई हुई थी तो वहां पर जो है इन्हें 57 ग्रेव्स मिली थी, जिसमें 20 पूरे तरीके खराब हो चुकी थी, 37 बची थी। तो हो सकता है कोड के नाम पे 37 लिख दिया, तो उसी का नाम ऐसे ही आज भी है, समाधि 37 या फिर R37, ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चलें आगे, पक्की बात। लार्जेस्ट बिल्डिंग, मेन क्रॉप्स और एक ग्रेवयार्ड, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए। यहाँ पर इससे ये भी आप समझ पाते हो कि यहाँ पर दफनाने की प्रथा थी, दफनाया जाता था। भाई दफनाया होगा तभी तो कुछ मिला होगा, लेकिन मोहनजोदारो में जो है दफनाया नहीं जाता था, यहाँ पर जो है जलाया जाता था। समझ पा रहे हैं? पक्की बात। आगे चलते हैं जी, क्या यहाँ तक ऑल गुड है? ठीक है जी। और ये भी ध्यान रखेंगे, धरती माता की पूजा होती थी, यानी जो धरती है उसकी पूजा करी जाती थी। देखिए ये सब आज भी होता है, अगर आप देखेंगे तो आज भी हम क्या करते हैं कि जमीन की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी नेचर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं। अब जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको चाहेंगे कि ऊपर वाला उसकी कृपा हम पे बनाए रखे। इसी वजह से जो नेचर की फोर्सेस हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, बिकॉज अगर वो नहीं है तो उसका मतलब ये है कि दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हैं बात को? यानी आज भी अगर आप देखते हो तो आप धरती माता से लेकर जल देव, जो जल है, जल देव कहे, जल माता कहे, गंगा माँ कहे, जिस भी तरीके आप कहना चाहें, सबकी आप पूजा करते हैं, क्योंकि वो नहीं होंगी तो आप नहीं होंगे, है ना? इसी वजह से पूजा करी जाती है। आपने सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। तो वो यही है कि अगर आप मानते हो तो वो एक भगवान के रूप में है, क्योंकि वही लाखों करोड़ों लोगों को जीवन जो है देते हैं। सूर्य देव की पूजा होती है, लोग जल चढ़ाते हैं सूर्य देव को। खैर आगे चलते हैं। लार्जेस्ट बिल्डिंग, मेन क्रॉप्स, ग्रेवयार्ड, ये तीन चार बातें मैंने आपको बता दी है। कुछ और चीजें आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। R37 का मतलब है, आर तो बस एक ऐसी लेटर हो गया, 37 क्योंकि वहां पे 57 ग्रेव्स मिली थी हिमांशु, जिसमें 20 पूरे तरीके तहस नहस हो चुकी थी, तो 37 कह दिया गया होगा, वही नाम इसका फाइनल हो गया। जैसे RRR जो मूवी है, इसमें भी ये ट्रिपल आर कोई मूवी का नाम नहीं था इनिशियली, इन्होंने अपने तीन जो दो हीरोज हैं और डायरेक्टर हैं, इनके नाम पे इन्होंने इनिशियली रख दिया था ट्रिपल आर, और वही नाम जो है फाइनल हो गया था, है ना? मैं भी कपिल शर्मा शो देखता हूँ आजकल, तो वहां पे मैंने ये बात जो है पता लगाई थी। खैर आगे चलते हैं, देखें जब समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको बटन शेप्ड, अच्छा ये सब तो लिखा हुआ है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? काफी कुछ तो ऊपर लिखा ही हुआ है। अरे यार बताओ, ऐसे ही मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, इस बार तो मेहनत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये है वीट और बार्ले लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ गया, 2 rows of 6 ग्रेनरीज, ये भी लिखा हुआ ब्रिक प्लेटफॉर्म, ये 12 रूम ग्रेनरी है, बिल्कुल सही। यही अपना जो है 6 के 2 सेट, 5, सही, ठीक है, इस तरीके है। हाँ ये और लिख लेना इसमें, मैं लिख देता हूँ, मतलब बटन शेप्ड सील्स, मोहरे जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, बटन की शेप की मोहरे, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, जैसे आज भी आप माता रानी की पूजा करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तब से, है ना? चलो आगे चलते हैं दोस्तों। एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो आपको वैनिटी बॉक्स है, मिरर है, ये भी यहाँ पे मिला था। और एक और चीज मेरे कहने से आप याद रखेंगे, यहाँ पर जो है
एक बैल की प्रतिमा मिली थी। बैल समझते हैं ना, बुल। बुल यहाँ पे मिला था, तो इसका मतलब उस जमाने में गाय की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी जितनी बैल की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। ठीक है, यानी यहाँ पर आप कहेंगे एक शंख का बना हुआ एक बैल मिला था। अभी के लिए बैल बस आप ध्यान रख सकते हैं, बैल मिला था हड़प्पा में। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? तो नहीं, साइको वो रुक के आएगा अभी अगले पेज पे। एक सवाल आया मेरे पास, टॉर्सो। कोई बता सकता है तो अंग्रेजी का शब्द टॉर्सो क्या होता है? ये पता होना चाहिए आपको। सही करा आपने, सवाल पूछा। आदित्य, R37 का मतलब है एक ऐसा ग्रेवयार्ड यहाँ पे जहाँ पे 57 जो है कब्र मिली थी, जिसमें से 20 जो है वो पूरे तरीके खराब थी, 37 बची थी, तो 37 जो है आपकी नाम दे दिया गया। टॉर्सो का एग्जैक्ट मीनिंग कोई नहीं बता रहा भाई। टॉर्सो शब्द का इस्तेमाल करा जाता है स्टैचू में। कोई बता सकता है? वेस्ट एरिया, सटीक नहीं आ रहा भाई आंसर। कोई तो बताओ बढ़िया सा आंसर। टॉर्सो क्या होता है? धड़। अभी तक का सबसे सही आंसर ये है। देखिए, आप कभी कभार देखते हैं तो आप कुछ मूर्तियां आपने देखी होंगी जो पूरी मूर्तियां होती हैं, है ना? पूरी मूर्तियां होती हैं, आपने देखा होगा कि मान लेते हैं एक ऐसी मूर्ति मैंने आपके सामने बना दी, ये पूरी मूर्ति है। कुछ मूर्तियां ऐसी होती है जिसमें सिर्फ फेस होता है और हाथ का इतना पोर्शन होता है। आपने नोटिस करा होगा, रोनाल्डो वगैरह का हो सकता है आपने कभी देखा हो, इस तरीके से कुछ हो सकता है। ये टॉर्सो कहलाता है, जिसमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा होता है। हाथ जनरली इसमें नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, पासपोर्ट फोटो लाइक कह सकते हो, कह सकते हो। हाथ जनरली नहीं बनाए जाते उसमें, कह सकते हैं पासपोर्ट फोटो के जैसे। हैप्पी, इसका एक मुझे रीजन बताएं, आपने आज तक इसे कितनी बार पढ़ा है? मुझे ऐसा लगता है आप हर 2-4 महीने में से 1 या 2 बार पढ़ते होंगे, इस वजह से आप मिक्सअप करते हैं। आप इसे मल्टीपल टाइम्स रीड करें, फ्रीक्वेंट वेज में, मेरे हिसाब से फर्क पड़ेगा। अरे भैया, ये पेज आपका तैयार हो चुका है क्या? चलें जी आगे। अब बात कर लेते हैं मृतकों के टीले की, यानी मोहनजोदारो, माउंट ऑफ द डेड। इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बिगेस्ट बिल्डिंग कौन सी है जी? अब बताओ, ये सवाल था जो मैं आपसे उस समय पूछ रहा था। बिगेस्ट बिल्डिंग यहाँ पर है ग्रेट ग्रेनरी। और मोस्ट फेमस बिल्डिंग कौन सी है जी? ग्रेट बात। और यहां पे मिला था साइको, जो आप पूछ रहे थे, जो आप लिख रहे थे, स्टैचू ऑफ नटराज। अरे यार, सब लिखा तो है, मैं क्यों लिख रहा हूँ? आदत से मजबूर हूं मैं भी, क्या कर सकते हैं। नटराज, ये है ना, देखिए, द ग्रेट ग्रेनरी, लार्जेस्ट बिल्डिंग। ठीक है जी, द ग्रेट बाथ। और इसके अलावा जो है ये मैं लिख देता हूं अपने पास से, स्टैचू ऑफ नटराज आपको यहाँ पर मिला था, ध्यान रखेंगे। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है यार, कमाल है। अल्लाह और बिला कुव्वत, आदत से मजबूर हूं मैं। और बियर्डेड मैन, ये आपने शायद देखा भी होगा। ये कुछ वैसा है जो पता नहीं, अगर आप इसकी फोटो आप देखते हैं तो कुछ वैसा है जैसा वो एक मूवी है ना जिसमें पत्थर इकट्ठे करता है, उसमें जो विलन है जो एंड में चुटकी बजाता है, ऐसा कुछ होता है, उसके जैसा लगता है। मुझे नहीं पता, एवेंजर एवेंजर करके कुछ है। मैं थोड़ा सा पुराने जमाने का भूत हो चुका हूँ, लेकिन थेनोस, पता थेनोस नहीं है, कोई और है वो। पता नहीं कौन है वो, देख के बताऊंगा चलो मैं आपको। क्या ये 4-5 बातें आप समझ पाए? 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 बात? पक्की बात? ये भी ध्यान रखेंगे, जितने भी घर हुआ करते थे सबके सब पक्का हाउसेस हुआ करते थे। बचपन में पढ़ा ना, पक्का हाउसेस, कच्चा हाउसेस, यानी प्रॉपर बर्न्ट ब्रिक्स होती थी। हाँ, थेनोस ही है मेरा ख्याल वो। थेनोस ही, आप सही कह रहे हो। वो यूट्यूब शॉर्ट्स के कमेंट्स में होता है ना, माय रिस्पेक्ट फॉर थेनोस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और एक वो एलोन मस्क वाला, ये दो कमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट होते हैं, थेनोस ही होगा वो। पक्का हाउसेस जो है, ध्यान रखें, यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर एक बड़ी खास बात थी। जैसे अपन लोग जो आजकल अपने घर देखते हैं, वो घर कैसे होते हैं? अगर आप मेन रोड पे रहते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, मेन रोड के मकान महंगे बिकते हैं। कभी आप ध्यान देना, अगर आपके इलाके की मेन रोड है तो इसके मकान महंगे होंगे। और हो सकता है कहीं से कोई गली जा रही हो इस तरीके, और गली के अंदर आके मान लेते हैं आपका कहीं घर है, फॉर एग्जांपल ये घर आपका है, एक घर घर अंदर बना देता हूँ मैं, तो गली हो गई। मान लेते हैं एक घर ये हो गया, एक ऐसी घर यहाँ पर हो गया, इस तरीके कहानी चलती है ना। ऐसे ही होते हैं इलाके, जनरली स्पीकिंग ऐसे ही होते हैं सारे इलाके। तो जनरली स्पीकिंग जो बाहर वाले घर है, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है, बट जो मोहनजोदारो का समय था वो थोड़ा अलग था। वो कैसे था? बड़ा बढ़िया तरीका लगता है कि मेन रोड पे किसी का घर नहीं होगा। मेन रोड पे सबके घरों की पीठें होंगी, यानी बैक होगी। जैसे आज आप देखते हो रेलवे कॉलोनी वगैरह आपके घर के पास होगी, तो वहां का डिजाइन ऐसा ही होगा कि आपको सिर्फ कूलर दिखेंगे, कभी भी देख लेना, वहाँ कूलर पड़े होंगे, और उसका फ्रंट जो है वो हल्का अंदर की तरफ छुपा हुआ होगा। अब ये न जाने कि उस समय बच्चे जो है आज आज की तरह तो शैतान होते होंगे। कभी नोटिस करना, नोटिस करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जो मेन रोड है उसकी तरफ पीठ होती है, यानी यहाँ पे से कूलर बाहर निकल रहा होता है नीले रंग का। इस तरीके कुछ कहानी है। और जो मेन जो छोटी सड़क है वो अंदर की तरफ होगी, जहां पे आप कहेंगे मेन डोर होगा। समझ पा रहे हैं बात को?
ये कॉन्सेप्ट यहाँ का कुछ था, ये हल्का बहुत मैंने सोचा आपको मैं बता देता हूँ। चलो, अब अच्छा ये भी ध्यान रखना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी 2 कैपिटल्स हुआ करती थी, ट्विन कैपिटल्स, 2 कैपिटल्स है, ट्विन कैपिटल साइट है, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदारो। उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं था, पर बिल्कुल। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? हमें कैसे पता, विश्वास कर लीजिए, बस यही कह सकता हूँ मैं आपको, जैसे मैं करता आ रहा हूँ सरकारी किताबों पे, यही ऑप्शन है अपने पास। चलें आगे। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं जी। कल कल किसने देखा? अभी तो 1 बजे मिलेंगे, 1 बजे कहो तो फिर भी ठीक लगे। अब आगे चल के आपको और साइट्स के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपका मैं सेशन कंक्लूड करता हूँ, और मुझे बताएं सेशन में कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला। पक्की बात, मतलब मुझसे पूछ रहे सर हम कैसे विश्वास कर ले, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे जाकर ये 60 सेकंड में विश्वास कर लेते हैं किसी पे भी, कुछ भी चीज का, वो भी एब्सोल्यूट। और यहाँ पर देखो मुझसे कह रहे थे हमें कैसे पता यार। चलो, अपना ख्याल रखें, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करें, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में सीखने को मिल रहा होगा। और इसी पीडीएफ को मैं आगे भी आप एक काम ये कर सकते हो, यहाँ तक का कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो, और मैं बाकी यही सेम फाइल का इस्तेमाल अगले सेशन में भी करूंगा, और इसी तरीके उसमें भी मैं चीजों को लिखता चलूंगा। ठीक है, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आप सभी से 1 बजे वाली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें आपसे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी है। कल से हमारा जो बैच शुरू हो रहा है, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो सुपर प्लैटिनम जिन्होंने अभी भी नहीं ज्वाइन करा, वो कर लेना। सुपर प्लैटिनम बैच आपका कल से स्टार्ट होगा। तो कल 10 से 12 बजे मेरी हिस्ट्री की क्लास होगी, जो कि इसी का कंटिन्यूएशन होगा, और 1 से लेकर 3 ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। 4 से लेकर 6 केमिस्ट्री की पहली क्लास होगी, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। हिस्ट्री और बायो वैसे तो मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, बट अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और जो कोर्स इस समय चल रहा है, या जो कोर्स आपका 4 बजे वाली बायो की क्लास है, उसकी क्लास नंबर 1 से देखना चालू करो, और मेरे हिसाब से इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, जिसका CHSL वाला डाउट था, वो चाहे कल से सुपर प्लैटिनम ज्वाइन करके पूरी तैयारी अपनी कंप्लीट करे, चाहे तो सुपर प्लैटिनम के साथ साथ 2 कोर्सेज ये साथ में अपना लगाता चले। ठीक है जी, हिस्ट्री बायो चलती रहेंगी, जी हाँ, हिस्ट्री बायो भी चलती रहेंगी। चलो, जो जाना चाहे जा सकता है। अगर आपने अग्नि बैच ज्वाइन करा हुआ है तो आपको सुपर प्लैटिनम ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि दोनों जगह सेम ही क्लास चलने वाली है सेम टाइम पे, तो आप दोनों में से कोई सा भी एक बैच ज्वाइन कर सकते हो। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं।